हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्येकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्वक्त्रौष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। इंदिरा जी आपको जय श्री राम, पाटिल अक्षय जी जय श्री राम, एथिस पूजा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद आने के लिए आप सब लोगों को। और प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो आज हम मोहम्मद की 19 बीवियों में से एक और बीवी के बारे में जानेंगे, नफीसा। लेकिन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले मैं, जब तक लोग जुड़े, मैं आप लोगों के साथ आज की मुख्य न्यूज हाइलाइट्स जो है वो शेयर करती हूँ। तो रिटायर फौजियों को कश्मीर में आतंकवादी बनाकर भेज रहा पाकिस्तान, स्थानीय लोगों की नहीं कर पा रहा भर्ती, नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर। केरल के मदरसे में बच्चों से कुकर्म, 3 उस्ताद गिरफ्तार, 1 साल से बच्चे का यौन शोषण करता मौलवी भी पकड़ा गया। अब ये देखिए, ये हमको आए दिन जो है ना मदरसों में बच्चों के साथ कुकर्म करने का पता लगता रहता है। तो मैं यहाँ पर एक सेकंड का पॉज लेके आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये जो है राजा का कर्तव्य होता है कि वो ये देखे कि हमारे राज्य में जो है प्रजा सारी सुखी हो। और आजकल का राजा जो है वो मोदी जी हैं। तो मैं वेदों के हिसाब से बता रही हूँ। तो इनको इतनी जबरदस्त जो है तरह से इनको पनिश करना चाहिए, पॉक्सो एक्ट लगे या जो भी लगे, इनको सरे आम पब्लिक में फांसी देनी चाहिए ताकि बाकी लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनकी रूहें कांप जाएं। जब तक एक उदाहरण सेट नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक ये सारे मदरसों में होता रहेगा। और इसलिए या तो फिर चेतावनी दे दे कि अगली 3 अगर खबरें ऐसी आई मदरसों से तो पूरे मदरसे पूरी इंडिया में बैन कर दिए जाए। तो इस तरह का कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। और मोदी जी घबराते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये इनके वोट आने चाहिए। अगर वोट की राजनीति ना करें और ये सारे मदरसों में ये जो मौलवी हैं इनको फांसी की सजा दें, अगर इनका कोई भी करतूत पकड़ी जाती है तो इन पर मुकदमा भी न ठोका जाए, इनको सीधे सीधे ऐसा इस तरह से फांसी दें कि ये एक उदाहरण बन जाए ताकि बाकी लोग भी डरें। मुझे ये कहना था। तो मैं आगे चलती हूँ। वरना हम रोज ही सुनते हैं ये सब। पंजाब में खाटू श्याम की शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं पर मुस्लिम बच्चों ने फेंके टॉयलेट क्लीनर, पड़े चकत्ते।
टॉयलेट क्लीनर फेंक रहे हैं, यानी कि टॉयलेट क्लीनर तो एसिड होता है, तो वहां मुस्लिम बच्चों ने फेंके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फिर 1 मिनट का पॉज लेती हूँ कि अगर बच्चे ऐसा कर्म कर रहे हैं तो इन बच्चों को इनके माँ बाप से छीन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर तो अगर कोई बच्चे अगर इस तरह से पकड़े जाते हैं तो उनको जो है एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता है, एज ए जुवेनाइल नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि वो जुवेनाइल तब होता है ऐसे चीजों के लिए जो प्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड अटैक है। तो इसमें बच्चों को जुवेनाइल की तरह ट्रीट करने की बजाय एडल्ट की तरह ट्रीट करें, नंबर वन। दूसरी बात, इनके माँ बाप जो हैं इनको ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनको यहाँ से निकाल के दूर दराज के गुरुकुलों में रखा जाए, इनके माँ बाप से इनको छीन लिया जाए, क्योंकि वो बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, उनको उचित जो है ये शिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। पाकिस्तानी हीरोइन शादी करके बन गई भारत की बहू, अल्लाह और इस्लाम के नाम पर कट्टर मुस्लिम दे रहे गाली। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं ले सकता सेबी, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में फैसला सुरक्षित रखा, हिंडनबर्ग किया था वित्तीय हेरफेर। इजराइल ने भारत सरकार से की संजय राउत की शिकायत, पत्र लिखकर कहा उन्हें बताएं हम आहत हुए। उद्धव के एमपी ने यहूदियों के नरसंहार को ठहराया था जायज। ये तो बहुत ही गंदा है ये उद्धव। 2 साल की बेटी के साथ सोई थी बसंती, पति ने कोबरा से डसवा कर मार डाला, जिसे सब समझ रहे थे सांप के काटने से मौत, वो 1.5 महीने बाद निकली हत्या। जिस हीरोइन को बेडरूम में ले जाना चाहता था रेप की मंशा, उससे मंसूर अली खान ने मांगी माफी, बेल नहीं मिली तो गुम हुई हेकड़ी। अमीर कैसे बने आमिर खान के बारे में जानिए। अब रतन टाटा हुए डीप फेक के शिकार, सट्टेबाजी को प्रमोट करते दिखाया। मुस्लिमों के लिए स्पेशल पार्क बनाएगी बीआरएस। ये बीआरएस क्या है? तेलंगाना में मतदान से पहले इस्लामी तुष्टिकरण में जुटे के सीएम केसीआर। गिरफ्तारी के समय बिरयानी खा रहा था दिल्ली का नाबालिग हत्यारा, कहा यह मेरा चौथा मर्डर, 60 बार चाकू मारने के बाद लाश पर था नाचा। फांसी की सजा पाए भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिल सकती है राहत, कतर की कोर्ट ने अपील को किया स्वीकार, कथित जासूसी के आरोप में है गिरफ्तार। हिंदू सिर्फ धर्म नहीं जीने का तरीका है, जानिए कौन है डॉक्टर मिहिर मेघानी। अमेरिका में सनातन के लिए दान करेंगे 33 करोड़। मिशेल मार्श पर एफआईआर, पीएम मोदी से डिमांड। भारत में खेलने पर लगाएं बैन, वर्ल्ड कप पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने रखा था पैर, मोहम्मद शमी ने कहा इससे ठेस पहुंची। 103 किलोमीटर का पुल तैयार, 251 किलोमीटर के रास्ते पर पिलर खड़ा। देश के पहले बुलेट ट्रेन की रफ्तार कैसी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताई। नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास बंद, वैध सरकार बनने तक हमारा झंडा लहराने दे भारत, तालिबानी शासन के बाद से था निष्प्रभावी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। तो आप लोगों को फिर से एक बार साधुवाद। प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। जी, इंदिरा जी कह रहे हैं कटर का गटर को लात चाहिए, बिल्कुल सही। सभी साथी लाइक करें, शेयर करें। एक्स सबको नमस्ते कह रहे हैं। जय माँ सर्वे सर्वेभ्या, जय माँ काली सर्वेभ्या। पाटिल अक्षय जी, आपकी वन वाली जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सेथिस्ट जी आपको भी, एक्सेथिस्ट पूजा जी आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। पाटिल अक्षय जी कह रहे हैं 2 फेस्टिवल 27 नवंबर को साथ में है। कह रहे हैं देव दीपावली
2023 देव दिवाली का पर्व सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। 27 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। कितनी खुशी की बात है, जन्मदिन से ज्यादा कि उस दिन दीव दीपावली है। अच्छा, आपको जन्मदिन की एडवांस में शुभकामनाएं पाटिल अक्षय जी। कालांतर में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। इस उपलक्ष्य पर देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दीपावली मनाई। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तो हो सकता है आपका जन्मदिन इस दिन हो, तो इसका आपका आपसे कोई कनेक्शन हो सकता है देव दीपावली का। जी, तो मैं आज नफीसा के बारे में बताऊंगी, और ये बहुत ही छोटा सा है। मुझे तो लगता है ये थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, 15 मिनट से ज्यादा का नहीं रहेगा, बहुत ही थोड़ा सा है ये। लेकिन मैं बीच में इसीलिए कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी जब तक पूरा चैप्टर ना हो जाए। और जब पूरा मैं इसके बारे में बता दूंगी, फिर मैं आपकी कमेंट्स भी लूंगी और एक लिंक दे दूंगी कि आप लोग जो है ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो अभी एक ही बंदा देख व्यूअर में मुझे एक ही बंदा दिख रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मैं थोड़ा वेट करके स्टार्ट करूं, क्योंकि आज जितेंद्र जी अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये मोहम्मद की वाइफ्स के बारे में उनकी ही बड़ी इच्छा थी कि मैं सारी वाइफ्स के बारे में करूं। मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मैसेज पढ़ भी लिया है। क्योंकि मैंने जितेंद्र जी के कहने पर ही ये मोहम्मद की बीवियों के बारे में जो है जानने, उन्होंने कहा मोहम्मद की सारी बीवियों पे करो, इसलिए मैंने बहिश्ती जेवर और ऐसी किताबें पढ़ी, पर उसमें बीवियों के बस यही दिया था कि वो कैसे इस्लाम की बड़ी फॉलोअर्स थी। इसके अलावा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैंने बड़े पापड़ बेले ये किताब जो है तारा मैकार्थर की लिखी हुई 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड, इस किताब को मैंने बहुत ढूंढा, अमेजोन पर ये अनअवेलेबल थी। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेस को यहाँ पर जो इंडिगो चैप्टर्स और बहुत सारी और जगहों से मैंने कांटेक्ट करा। यहाँ पर लाइब्रेरी से भी कांटेक्ट किया, मेरे को ये किताब ही नहीं मिली। मैं उसको 6 महीने तक ढूंढती रही इस किताब को, फिर जाके मेरे को, मैंने ऑथर को भी लिखा, तो मुझे एक दिन अचानक से ऑथर का रिप्लाई आ गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके बाद मैं अब ऑथर के साथ टच में हूँ। जी जितेंद्र जी, जय श्री कृष्ण। मैं आप ही का कब से वेट कर रही हूँ, क्योंकि ये आप ही की फरमाइश थी। तो कोई भी वाइफ की जानकारी आप मिस न करना। आज नफीसा की है, पर ये बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि नफीसा के बारे में बहुत नहीं पता है। मैं आप ही का वेट कर रही थी, तो मैं बीच में कमेंट्स नहीं लूंगी, क्योंकि ये केवल 8 पेज का चैप्टर है। तो इसको हम फटाक से खत्म ही कर देंगे, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नफीसा द इनविजिबल, यानी कि नफीसा जो कि इतनी अनइम्पॉर्टेंट थी कि वो इनविजिबल थी। अ गर्ल विद नो नेम, एक लड़की जिसका कोई नाम नहीं है। नफीसा जो है आखिरी वुमन थी जो मोहम्मद के बिस्तर पर गई एज अ वाइफ, मतलब। अब इस डिस्टिंक्शन में मोहम्मद का एटीट्यूड जो है, अ, वो विमेन के साथ सारा एक सर्कल में आ जाता है, क्योंकि ये आखिरी थी। तो पहली से लेके आखिरी तक हमें मोहम्मद का एटीट्यूड महिलाओं की तरफ कैसा था ये पता चल जाता है। उसकी पहली बीवी खदीजा, जो कि मदर है सारे इस्लाम की, उसकी आखिरी बीवी वो एक स्लेव थी जिसका नाम जो है वो भूल चुका है। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको नफीसा कहेंगे, पर ये एस्टेब्लिश नहीं है कि एक्चुअली में ये उसका नाम था। क्योंकि नफीसा जो है उसको अरेबिक में उसका मतलब होता है प्रेशस या वैल्यूएबल, यानी कि उसका मतलब होता है बहुत मूल्यवान। तो वो एक
स्लेव को ओन करता था जिसका नाम नफीसा। इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि वो एक बहुत ही मूल्यवान गुलाम को ओन करता था। अ, और मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद ने इस गुलाम, ये जो मूल्यवान गुलाम थी, उसके खाल को अपनी खाल, उसकी हड्डी को अपनी हड्डी, पर इससे भी ये नहीं फॉलो होता कि वो एक किसी भी तरह से उसके लिए महत्वपूर्ण थी, जबकि उसने उसकी हड्डी को अपनी हड्डी बना लिया, उसके मांस को अपना मांस बना लिया। अब नफीसा का बैकग्राउंड क्या था कि नफीसा को हम उसकी सेट, यानी कि जैसे गोत्र होता है या उसके कबीले वगैरह से या फिर किसी भी ग्रुप में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये भी नहीं पता कि वो एक गुलाम कैसे बन गई। हो सकता है कि वो किसी ऐसा घर जिसमें कि स्लेव्स रहते हो उनकी बच्ची हो, और या फिर वो कोई वॉर कैप्टिव भी हो सकती है, या फिर उसको कुछ जो लोग स्लेव का ट्रेड करते थे उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया हो, किडनैप कर लिया हो। किसी एक स्टेज पर वो जैनब बिन्त जाश के पोजेशन में आ गई, और हो सकता है जैनब को ये इनहेरिटेंस में मिली हो गुलाम लड़की, या फिर गिफ्ट में मिली हो। अ, हो सकता है जैनब ने उसको किसी और फैमिली से खरीदा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। हो सकता है दया के कारण, क्योंकि अ, उसको बहुत वहां पर अब्यूज किया जा रहा था, शोषण, या फिर सिंपैथी के कारण, क्योंकि उसके जो मालिक थे उनको कैश चाहिए था, या फिर प्रैग्मेटिज्म मतलब समझदारी की वजह से, क्योंकि वो नफीसा की अ, सेवाएं चाहती थी, या फिर जैनब जो है खुद ही गई हो स्लेव गुलाम के बाजार में, वहां पर उसने एक वॉर कैप्टिव या किसी किडनैप विक्टिम को देख लिया, और उसको उसने ये पहचान लिया कि नफीसा एक इस तरह की गुलाम लड़की है जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। हमें नहीं पता कि किस दिन ऐसा हुआ, और ये भी नहीं पता कि ये जैनब जब मोहम्मद से शादी की उसके पहले की बात है या बाद की बात है। अ, पर हमें ये पता है कि हमें ये भी रीजन नहीं पता कि ज़ैनब या किसी और ने नफीसा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। अब देखते हैं नफीसा का कैरियर 632 से पहले। अगर नफीसा एक गिवन नाम है तो किसी ने उससे शादी जरूर मतलब किसी ने उसको प्यार जरूर किया होगा। अगर ये निक नेम उसको दिया गया था नफीसा, यानी कि जो बहुत मूल्यवान है, तो ये हो सकता है ये इसके मास्टर का निक नेम हो, या फिर ये इसका कमर्शियल डिस्क्रिप्शन हो। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, तो हम कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट तो बड़ा, मुझे यही बात लगती है कि ये एक कमर्शियल डिस्क्रिप्शन लगता है मेरे को, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते थे। मैंने यहाँ पर एक मूवी भी देखी थी जिसमें कि वो एक वर्जिन लड़की को बेच रहा है, तो वो उसको के कीमत ज्यादा लगा रहा है, और उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह दे रहा है कि ये प्योर वर्जिन है, ये वैसी वर्जिन है, ये कैसी है। तो ये हो सकता है उसका एक कमर्शियल डिस्क्रिप्शन हो। उसकी सरवाई यानी उसकी दासी वाली जो गुलाम की जो विशेषताएं थी, और ये भी डिटेल नहीं पता कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो बड़ा वैल्यूएबल है। एक महिला गुलाम तो वैसे ही मूल्यवान होती है, क्योंकि वो मूल्यवान यूजुअली अपनी सुंदरता की वजह से होती है। और इस एक्सप्रेशन से ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वो बड़ी हाई क्लास गुलाम हो, क्योंकि उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका और उसकी भाषा ने उसको जो है राजसी सा बना दिया हो। और हो सकता है ये भी है कि उसके अंदर कोई ऐसी स्किल हो जिससे कि जो मालिक था उसको कोई मुनाफा आता हो, या फिर वो कोई प्रोफेशनल एंटरटेनर हो, जैसे कि ये लोग बेली डांसर्स होती थी, या इस तरह की कोई उसमें कला हो कि वो गाना गा सकती हो या नृत्य कर सकती हो, या फिर उसके अंदर कोई और ट्रेंड चीज हो जो कि उसने कोई मैनुअल क्राफ्ट में स्किल करा हो। तो ये भी हो सकता है कि जैनब खुद ही ने उसकी हाई वैल्यू लगाई हो इस गुलाम की। हो सकता है उसने इस लड़की को खरीदा हो एक असिस्टेंट के तौर पे, जो उसको चमड़े के क्राफ्ट में या सुई के जो सिलाई कढ़ाई में, या फिर जैनब ने उसको
मूल्यवान पाया एक पर्सनल लेवल पे। जो भी कुछ उसने किया, कम से कम ये तो सर्टेन है कि नफीसा जो है वो रोज के जो अपने घरेलू कार्य होते हैं वो ज़ैनब के लिए करती थी। अ, तो ज़ैनब के बारे में कहते हैं कि वो स्ट्रीट वाइज थी। अब एक एक व्यक्ति होता है जो कि पढ़ा हुआ मूर्ख होता है, जो किताबें पढ़कर भी उसको स्ट्रीट वाइज नहीं कह सकते। स्ट्रीट वाइज मतलब कि आपके अंदर अ, होशियारी है, जो मैं वो वर्ड ढूंढ रही हूँ, किसी को पता हो। व्यवहार कुशलता। स्ट्रीट वाइज का मतलब होता है व्यवहार कुशलता। तो ये जो स्ट्रीट वाइज ज़ैनब थी, जो व्यवहार कुशल थी, उसने अपना चांस लिया कि उसने एक बड़ी सुंदर सी गुलाम को रखा, जैसे नफीसा की तरह की। अ, क्योंकि कोई भी अक्लमंद जो बीवी होती है वो कभी भी अपने हस्बैंड के सामने एक टेम्पटेशन नहीं रखती। मतलब कि यूजुअली महिलाएं सुंदर लड़कियों को अपने घर में नहीं रखती ताकि उनके हस्बैंड जो है उनकी तरफ ना आकर्षित हो जाएं, लेकिन इसके अपोजिट में ये व्यवहार कुशल ज़ैनब ने एक सुंदर सी गुलाम नफीसा को रख लिया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि नफीसा जो है बहुत स्किल्ड वाली हो, कि उसने ज़ैनब के बिजनेस या घर को संभाल लिया हो, और कि भई ज़ैनब ने सोचा कि वो उसकी सुंदरता की वजह से जो उसको परेशानियाँ होंगी, उससे बढ़कर वो उसकी स्किल्स उसके काम आएँगी। और इससे भी बढ़कर हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सूट करता है, कि नफीसा जो है वो इतनी रिमार्केबल लुकिंग नहीं थी जितना जब उसे ज़ैनब ने एक्वायर किया, लेकिन उसकी ब्यूटी बाद में उसके लिए प्रॉब्लम बन गई। और बहुत सारे जो ऑर्डिनरी साधारण से लुक दिखने वाले बच्चे होते थे, वो अचानक से बाद में सुंदर निकल आते थे। यानी जब इसने गुलाम को खरीदा होगा तब ये इतनी सुंदर नहीं रही होगी, पर वो बड़े होके, और ये बात सच्ची हो सकती है। देखो, मैं यहाँ पर एक घर में बहुत साल पहले की बात है, जब मैं शिकागो में रहती थी, तब मैंने एक एक फैमिली थी ब्रिटिश, उनके बच्चों को देखा थोड़े समय के लिए, केयर गिवर। तो उनकी एक बेटी थी, वो उसका मुंह बहुत अजीब सा था, और मैं सोचती थी ये वाइट है और इतनी बहुत ही गंदे मुंह की सी थी वो। लेकिन मैंने उसको 1-2 साल बाद देखा तो थोड़ी सी वो बड़ी हो गई थी। तब वो बहुत बच्चा थी, टॉडलर थी, मतलब होगी 3-4 साल की। तो जब मैंने उसको बाद में देखा तो वो काफी सुंदर निकल आई थी। तो मैंने खुद ही ये बात महसूस करी कि ये तो थोड़ी काफी सुंदर हो गई है। तो ऐसे ही हो सकता है इसके साथ हुआ हो। तो अगर ये केस था तो नफीसा जो थी वो इसका मतलब बहुत ही यंग स्लेव थी। तो अ, जब कि वो प्यूबिसेंट हुई तो ज़ैनब ने रियलाइज किया कि अरे उसने तो बड़ा ट्रबल ले आई है अपने घर में। तो ज़ैनब ने वही किया जो कोई भी करता, उसने नफीसा को छुपा दिया। जैसे कि तुकाना को छुपाया गया था। आपको याद होगा जब हम तुकाना के बारे में पढ़ रहे थे, तो तुकाना को एक घर से दूसरे घर में ये लोग भेज देते थे, और ताकि मोहम्मद की नजर ना पड़ जाए तुकाना पे। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इसी तरह नफीसा के साथ किया। तो हम ये भी सोचते हैं कई बार कि कितनी और लड़कियां थीं जो मोहम्मद की बीवियां जो हैं जानबूझ के छुपाती थी उससे। हो सकता है बहुत सारी हों जिन्हें मोहम्मद ने देखा हो, लेकिन उनको सुंदर ना पाया हो। लेकिन किसी ने मिस्टेक करी तुकाना के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद ने बाद में आखिर उसको देख ही लिया। ज़ैनब ने कोई भी मिस्टेक नहीं करी नफीसा के ऊपर। उसने आदेश दिया नफीसा को कि वो हिजाब पहने, और अपना फेस जो है वो कभी भी आदमियों को ना दिखाए। और वो उसको जो है एरेंड्स पे भेजती थी। एरेंड्स पे भेजना मतलब जैसे घर से बाहर कोई काम करना, जैसे चिट्ठी डाल के आनी है। मतलब मैं उस समय की नहीं बता रही हूँ, मैं अभी हम अपने एरेंड्स बता रहे हैं। जैसे मेरे मेरे क्या एरेंड्स होते हैं कि मुझे जाकर अपना कुछ काम करके, बैंक का काम होता है या फिर ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो ये सब एरेंड्स हैं। या फिर वो यहाँ पर अरब में एक और भी कल्चर था, ये लोग अपना घर का काम करवा के दूसरों को दे देते थे। मुझे याद है, मैं अभी एक सऊदी अरब की एक उसका इंटरव्यू देख रही थी,
तो वो मेड है, वो उसने एक बात बताई कि ये लोग जो है ना सऊदी अरब में जो नौकरी करने जाती हैं, तो सबसे पहले इनके दो तीन बातें हैं। एक तो ये झूठ बोलते हैं, बोलेंगे रिसेप्शन की जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की, और जब वो लड़की पहुंच जाएगी तो वहां पर जाकर उसको कोई और जॉब दे देंगे, जैसे नौकरानी का, घरेलू नौकरानी का। अब बताओ, जो लड़की जो कि गई है रिसेप्शन की, सेक्रेटरी की पोजीशन में या क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया उसने अरब में, तो वहां जब पहुंच गई तो ये लोग क्या करते हैं कि उसका पासपोर्ट ले लेते हैं किसी बहाने से, और इसके बाद उसको मजबूर कर देते हैं कि तुम यहाँ पे काम करो। फिर कई बार ये भी कहते हैं कि तुम 1 साल यहाँ कर लो, इसके बाद तुमको दे देंगे नौकरी। तो इस तरह से उसको बहुत तरीके से, जैसा भी सरकमस्टेंस होता है, झूठ बोलते हैं। एक तो ये सऊदी अरेबिया में। दूसरी बात ये कि वो पासपोर्ट रख लेते हैं, जो भी जाता है उसका पासपोर्ट रख लेते हैं ताकि वो कहीं भागे ना। तो ये दूसरी बात मैंने नोटिस करी है। तो इस, और तीसरी बात ये उस मेड ने कही कि जब मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता था, एक तो ये लोग बहुत सारे पकवान बनवाते थे, तो ये मुसलमान जो है कीमा और पता नहीं क्या क्या मीट के बहुत सारी चीजें खाते हैं, और ये उस बेचारी सारा दिन थक जाती थी, तो एक दिन इसका काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो बड़ी खुश हुई। लेकिन इसकी मालकिन ने इसको बोला, जो अरबी थी, उसने कहा कि तू इसके अपने किसी रिश्तेदार के घर भेजना चाहती थी कि तू, अगर तेरा काम यहाँ खत्म हो जाए तो मेरी बहन क्या करके आ। तो तो ये भी इन लोगों में एक चक्कर है कि ये लोग अपने लोगों को उधार दे देती हैं नौकरानियां। तो यहाँ पर भी इसने जो है वो उसको उधार दे दिया। आपको पता है कि मेरे को भी एक ऑफर आया था सऊदी अरेबिया से, व्हाइट हॉर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, और बहुत तनख्वाह। तो मैं यहाँ पर जितनी तनख्वाह ले रही थी उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह। तो मैंने पहले 1 मिनट को सोचा, तब मुझे इस्लाम के बारे में पता नहीं था। तो मैंने सोचा क्या ये व्हाइट हॉर्स यूनिवर्सिटी में मेरे को आया है, तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा पैसे मिल रहे हैं। वो 1 मिनट को तो मेरा मन ललचाया, फिर मैंने सोचा नहीं, ये अरबी लोग सही नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अरबी गंदे हैं, क्योंकि ये हैदराबाद में आके छोटी छोटी लड़कियों के साथ शादी करके बड़े बड़े शेख ले जाते हैं, इसलिए मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा जिसकी मोरालिटी इतनी लो है तो वो व्यक्ति, क्या पैसा भी नहीं हमें लेना चाहिए? ये बात मैंने सोच के नहीं अप्लाई किया। मेरे को उसने 3 4 बार भेजा, बार बार मैं उसको डिलीट करती थी, फिर से आ जाता था। आगे देखते हैं। तो अब इसने जो है उसको आदेश दे दिया कि तुम हिजाब करो, और किसी भी आदमी के सामने जो है अपना शक्ल मत दिखा, और उसको एरेंट्स पे भेज देती थी, या फिर उसको दूसरी बीवियों को उधार देती थी जब भी मोहम्मद वहां पर आने वाला होता था उस घर में। तो ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि मोहम्मद ने उसको कभी देखा ही नहीं। क्या मोहम्मद कि जैनब ने उसको कभी बेचा ही नहीं, इस गुलाम को। लेकिन नफीसा जो थी वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, जिसको कि वो कभी भी डिस्पोज कर सकती थी, यानी कभी भी भगा सकती थी। पर उसने कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी चेष्टा नहीं की उससे पीछा छुड़ाने की। नफीसा जो है वो सचमुच में बहुत मूल्यवान थी, जो भी काम वो करती थी। आयशा और हफ्सा ने अपनी अपनी गुलाम लौंडियों को फ्री कर दिया। और हिंद जो है उसने बहुत सारी अपनी गुलाम लौंडियों को, हिंद जो थी वो बड़ी अमीर घर की थी ना, उसके पास ज्यादा नौकर थे। उसने अपने बहुत सारे नौकरों को जो है वो नौकरानियों को, लौंडियों को मैन्युमिट कर दिया, मतलब आजाद कर दिया। जैनब ने नफीसा को कभी भी आजाद नहीं किया, और ये बहुत ही अनसरप्राइजिंग बात है, मतलब इसमें हमें चकित नहीं होते, क्योंकि जो फ्रीड स्लेव है, जब वो चला जाता है तो फिर वो काम कौन करेगा घर का? तो हो सकता है कि वो उसके दरवाजे पर ही बैठी रहे, तो दरवाजे पे बैठ जाए, क्योंकि उस पे कोई काम नहीं है, तो फिर वो अपना सुंदर फेस भी दिखा देगी, और जेनब के पास जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसको इस शहर के बाहर बेचे, तो यानी यहाँ पर तो मोहम्मद ही उसको ले लेगा, तो वो अपनी शक्ल दिखाएगी, तो इसलिए उसका छुपा रहना ही सही है। तो ये भी ऑब्वियस है कि क्यों जैनब जो है नफीसा को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। मई 632 तक वो तब भी वो गुलाम ही थी, नफीसा। अब देखते हैं कॉन्कुबिनेज।
यानी कि गुलाम लौंडियां रखेलें, मई से जून 632 तक। जैसा कि हमने देखा कि ज़ैनब जो है वो मोहम्मद की फेवरेट वाइफ थी। आपको पता है कि आयशा और ज़ैनब ये दोनों उसकी फेवरेट वाइफ होती थी, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद था और उसको लगता था आयशा और ज़ैनब जो है वो इंटेलिजेंट है। लेकिन मार्च 632 में उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया मोहम्मद और ज़ैनब का। ज़ैनब ने जो है सफिया को एक ऊंट जो है वो देने से मना कर दिया उधार, और मोहम्मद इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसके साथ 2 महीने तक बात नहीं की, क्योंकि वो सफिया के लिए एक ऊंट चाहता था। ये बात मैंने सफिया की कहानी में पढ़ी थी। तो जब मोहम्मद ने ज़ैनब का फेवर दोबारा से रेस्टोर किया, तो उसने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाई और वेलकम किया, और उसने क्लेम किया कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे जो है वो रिवॉर्ड करूं, पर उसको पता था कि क्या गिफ्ट जो है उसको खुश करेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं उसको ये समझ में आ गया कि मोहम्मद को खुश रखना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि और एक नई लड़की अगर घर में आ जाए सौतन, तो उससे भी ज्यादा उसकी मुसीबतों से भी ज्यादा बढ़कर है कि मोहम्मद को प्लीज करना। कुछ इस तरह की बात उसके दिमाग में समझ में आ गई, क्योंकि उसने ये कहा कि ये लड़की आपके लिए है, और उसको नफीसा दे दी। गिफ्ट गिविंग तो एक वहां पर लीगल ट्रांजैक्शन होता था, और ये मूल्यवान गुलाम लड़की नफीसा जो है अब जैनब की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो डायरेक्टली जो है मोहम्मद की प्रॉपर्टी हो गई थी। मोहम्मद ने इस का इमीडिएट एडवांटेज नहीं लिया, लेकिन वो बड़ा खुश हुआ अपनी बीवी से, और उसने अपनी बीवी जैनब के साथ रिकंसाइल कर लिया। जैसे ही नफीसा जो है उसके पोजेशन में आई, वो गया जैनब के फोल्डेड अप बेड में था, उसको पुल करा। यानी कि यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो सोफा की तरह बेड होते हैं, उसको खींचो तो वो रात को बेड बन जाते हैं, और उसको अंदर घुसा दो तो वो सोफा बन जाते हैं दिन में। तो उसने उसको पुल करा और उसको वहां बुलाया नफीसा को। अब हम ही खाली इमेजिन ही कर सकते हैं कि नफीसा जल्दी से उस कमरे से बाहर चली गई। अच्छा, उसने नफीसा को नहीं, या तो हो सकता है उसने जैनब को बुलाया हो, लेकिन नफीसा वहां से जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि पीछे के बगीचे में बैठूंगी, क्योंकि पहला जो आगे का फ्रंट दरवाजे का डोर स्टेप था वो तो मस्जिद की लॉबी थी। तो नफीसा जो है वो अम, अंदर नहीं जा सकती थी, जबकि उसके पास एक सफिशिएंट अच्छा कारण ना हो। जब मोहम्मद ने जैनब के साथ फिनिश कर लिया, यानी उसने जैनब को बुलाया था, तो नफीसा जो है उसके पीछे पीछे जाना चाहिए था मोहम्मद के, पर वो कहाँ गई? मोहम्मद के पास कोई भी लिविंग स्पेस नहीं थी। मतलब उसके पास ये अपना तो कोई स्पेशल कमरा था नहीं, वो तो अपनी बीवियों के लिए एक एक कमरा रखता था। तो उसी जिस बीवी के संग उसको बिताना होता था टाइम, उस बीवी के घर में उस रात सोता था। तो अब उसके पास कोई लिविंग स्पेस नहीं थी कि जो कि उसकी बीवियों की ही थी। तो उसने तो क्या उसने ये कहा कि वो नफीसा जैनब के साथ ही लॉज कर सकती है, या फिर उसने उसके लिए कोई कन्वीनियंट हाउस रखा जो कि उसकी बेटी जैनब को बिलोंग करता था। जैनब वो बेटी थी जो खदीजा की पिछले हस्बैंड से थी। उसकी दो बेटियां थी ना, जैनब और रुकैया, जो बड़ी बेटियां थी। तो वो जैनब का घर, जिसको कि बाद में फातिमा बिन्त अल-धाक ने ऑक्यूपाई किया था, फातिमा लड़की जो कि जिसने कि मोहम्मद को मना कर दिया था वो। या फिर उसने जो है इनकन्वीनियंट डिस्टेंस, यानी कि काफी दूर पर उसको रेहाना के एम्प्टी घर में रखा। रेहाना वो थी जो कि बाद में उसने कहा कि मैं लौंडी ही बनना चाहती हूँ बजाय कि बीवी के, तो वो घर खाली करके चली गई थी, तो उस घर में रखता। या फिर वो हरीथ के घर में, जिसको वो बार बार तंग करता था, जो कि वो जिसने मस्जिद के दरवाजे पर के मतलब दीवार पर एक घर बनाया था, तो वहां पर उसने उसको ले गया। आपको याद होगा मारिया किप्तिया के साथ वो हरीथ के एटिक में रहता था, करता था, कई दिन रहा। तो किसी ने जो है इतनी केयर नहीं करी और नोटिस नहीं किया कि मोहम्मद ने किस जगह पर नफीसा के साथ कंजुमेट किया ये यूनियन। वो उस समय 61 का था,
और ये नफीसा की एज अननोन है। ये इससे 50 साल तो छोटी थी ही, यानी ये 11 साल की थी उस समय। तो नफीसा जो थी वो 11 साल की थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, तब वो इतनी सुंदर नहीं थी, उसकी सुंदरता बाद में निकल आई थी। अब हम इसके एंड में आ गए हैं चैप्टर के, कि रीजंस की नफीसा क्यों बनी मोहम्मद की रखैल। तो जैनब के रीजंस ये थे कि एक बीवी जो है वो डेलिबरेटली अपने हस्बैंड को एक रखेल क्यों देगी। तो हमें इंटरेस्टिंग होगा ये जान के कि उसकी बीवियां क्या सोचती थी जैनब के इस एक्शन के बारे में। ये ह्यूमिलेट कर सकता है जैनब को, नफीसा को, या फिर सभी बीवियों को एक ही सूप में, लेकिन इससे परफेक्ट सेंस बनता है। जैनब ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि उसकी जो एरोगेंस थी, यानी कि उसकी जो क्या बोलेंगे एरोगेंस को, मतलब उसने जो अपनी रूखाई दिखाई थी सफिया के प्रति, वो इल जज थी, मतलब उसने सोच समझा नहीं था। जब उसने प्रॉफिट और पैराडाइज को चुना था 3 साल पहले, तो उसने माना था कि मोहम्मद जो है उसको डाइवोर्स कर सकता है अगर वो उसकी आज्ञा का पालन ना करे। तो उसने जो है डाइवोर्स कर दिया था 4 बीवियों को। और उससे भी पहले सौदा और हफ्सा जो हैं वो भी बची थी नैरो एस्केप से। यानी कि ये मोहम्मद जब इनको यूज कर लेता था, इसके बाद इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इनको पालता फिरता। तो अब ये बेचारे तो उसके रहमो करम पे थी। तो जैनब ने ये जान लिया कि वो कभी भी चूंकि जैनब तो बड़ी उसकी फेवरेट होती थी, आयशा और जैनब, लेकिन जैनब ने ये समझ लिया कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि मोहम्मद का मूड बदल जाए और वो उसको टोटली ही डाइवोर्स कर दे, क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसने अपनी 4 बीवियों को डाइवोर्स कर दिया था। अब इस समय तो वो 42 साल की थी जैनब, जो कि सौदा से थोड़ी ही छोटी थी। अगर वो उसको मोहम्मद उसे भी पीछा छुड़ाना चाहता तो एक रियल रिस्क था, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी हो गई थी तो इनको कोई और तो, वैसे भी मोहम्मद की बीवियों से तो कोई और शादी कर नहीं सकता था। तो अब ये बेचारी यहाँ क्या करती और कैसे अपना गुजारा करती, पेट पालती। तो ये एक रियल रिस्क था कि मोहम्मद जो है वो जैनब को घर में रख लेगा और उससे कभी भी बात नहीं करेगा। पर फिर भी जैनब तो सुंदर थी अभी भी, और मोहम्मद ने अ, उसके जो फिट्स ऑफ पैशन है, जो जैनब ने उसके साथ पूरी, ये सारी बीवियों ने जो उसके साथ कृत्य किया था, तो उसको टॉलरेट किया था मोहम्मद ने। उसका केस जो है उसकी तरह था जैसे कि तीखी जवान वाली हफ्सा की तरह, या फिर जो डाउडी जो थोड़ी मोटी सौदा थी उससे ज्यादा उसका, हफ्सा तीखी तीखी जबान से उसकी ज्यादा वो मिलती जुलता था उसका केस जैनब का। जो कि सौदा ने अपने आप को विनीत कर लिया, हम्बल कर लिया कि ताकि वो मोहम्मद की बीवी बनी रहे। हफ्सा ने प्लीड नहीं किया जब तक कि मोहम्मद ने उसको उसकी औकात नहीं दिखा दी। हो सकता है जैनब ने भी इस बारे में खूब सोचा हो कि उसका डिग्निफाइड ऑप्शन यही है कि वो चुपचाप बैठ जाए जैसे हफ्सा बैठी है। इस दौरान जैनब ने जो है सौदा के उदाहरण से प्रॉफिट किया। सौदा ने अपना केस जो है वन कर लिया कि भाई सौदा ने अपना समय जो है वो एक यंगर वुमन को दे दिया था। आपको याद होगा कि वो सौदा को छोड़ने वाला था, तो सौदा ने कहा नहीं नहीं, मेरा समय तो तुम आयशा को दे दो। तो ये बात जैनब ने सोची कि उसने, सौदा ने अपना समय एक छोटी लड़की को दे दिया, तो इसी तरह इसने भी नफीसा को नाम कर दिया। और रेहाना की डेथ के बाद मार्च में जो है अब एक रखेल कम हो गई थी मोहम्मद की। तो जैनब ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो भी अपना स्टेटस जो है रेस्टोर कर लेगी मोहम्मद को एक यंगर वुमन देने के लिए। तो ये है असली रीजन जैनब का देने का। अब मोहम्मद का क्या रीजन है, कि मोहम्मद तो हमेशा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता था बिना हिचक के। कोई डिबेट है ही नहीं कि उसको जो है नफीसा को उसने रखेल क्यों बनाया।
वो तो उसका कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था नहीं, कोई पॉलिटिकली नफीसा थी नहीं, ना ही कोई उसको कोई इकोनॉमिक की वो बड़ी गरीब थी या फिर वो उसके पैसों पर रह रही थी, जबकि वो जैनब के पोजेशन में थी और वो हमेशा ऐसा रह इंडेफिनेटली रह सकती थी। कोई एविडेंस भी नहीं है कि मोहम्मद ने उसके नफीसा के किसी स्पेशल स्किल्स को जो जो वो पोजेस करती थी उसको कभी यूज किया हो। और उसने कभी ये भी दिखावा नहीं किया मोहम्मद ने कि वो उसको एक घरेलू नौकरानी की तरह यूज करेगा। तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका सुंदरता, उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेलिजेंस, उसको अप्रिशिएट करने का भी मोहम्मद के पास कोई टाइम नहीं था। वो बस उसकी फिजिकल क्वालिटीज, जैसे आपने देखा होगा ना, एक कुत्ते जो कुतिया आपस में जब मिलते हैं तो ये लोग अपने पिछवाड़े को ही सूंघते हैं। बस यही मोहम्मद की क्वालिटी थी, उसके अंदर यही था कि वो फिजिकल क्वालिटीज देखता था। बस सुंदर, जवान हो छोटी हो सुंदर हो, बस यही, जैसे कुत्ता सूंघता है ना पिछवाड़ा, बस उसका उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, चाहे कोई कुतिया आ जाए चाहे कोई कुछ आ जाए, बस पिछवाड़ा सूंघना है। तो ऐसे ही ये भी मोहम्मद था। तो जैनब जो है उसको एडवांस में पता था कि नफीसा जो है वो मोहम्मद की ही टाइप है। मोहम्मद की टाइप का मतलब छोटी लड़की, 11 साल की लड़की थी वो। और जो है वो छोटी भी थी, सुंदर भी थी, और क्या चाहिए उसके लिए। नफीसा का रीजन क्या था? तो नफीसा को बारे को तो किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया था कि क्या वो मोहम्मद की रखेल बनना चाहती है। गुलाम लौंडी की तरह उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो तो उसका तो शोषण हो ही रहा था। मोहम्मद तो उसको एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझता था। और वो जैनब को भी उसने हेल्प करी थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ रिकंसाइल कर ले। अब मैं अब थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉज लेती हूँ, चलो, नफीसा और मोहम्मद के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स हो जाएंगे, तो मैं शुरू से ले लेती हूँ थोड़े से कमेंट्स। हाँ, ये तो मैंने सारे पढ़ लिए थे। और यहाँ तक मैंने पढ़ लिए थे, जितेंद्र जी तक। गिरीश त्यागी जी, आपको भी जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय सनातन वैदिक धर्म, जय आर्यव्रत, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री कृष्ण। काक भुषुंडी जी कह रहे हैं, बोलिए जगत जननी सीता महारानी की जय, सीता महारानी की जय। प्रीति जी, मलेच्छों को बहुत ही बीमारियों ने घेरा होता है, घर में ही अनेकों के साथ संभोग एवं एक साथ डीएनए होने के कारण। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, इन लोगों को जरूर होता होगा सेक्सुअल डिजीजेस। हर हर महादेव। लेकिन एक बात है, सेक्सुअल डिजीजेस होते हैं, हाँ बिल्कुल, कॉन्जेनिटल डिजीजेस। नफीस मतलब उत्कृष्ट, यह गहना बहुत नफासत से बनाया गया है। काक भूषण जी कह रहे हैं, ये आपस में बड़े बुड्ढे का भेद नहीं रखते, अब एक गाली गलौज सामान्य जीवन है इन मलेच्छों का। हाँ, मेरे को पता है, मेरे वहां पर बड़ी अच्छी फैमिली, सोचो, इंजीनियर, और वैसे उनके 2 ही बच्चे हैं। तो उसकी माँ मर गई दोनों बच्चों की, तो हस्बैंड ने दूसरे, और वो मैथ के प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ आ रही है तो जो है बेटी को, वो बेटी को चप्पल दिखा रही है उसको कि तेरे को मैं बताती हूँ कमीनी। दैट्स द वे दे स्पीक, यू नो। मैंने अपने मुंह से ऐसा शब्द बोला, सॉरी। दुनियादारी, काकभूषण जी कह रहे हैं, जितेंद्र जी कह रहे हैं नफीस मतलब दोष त्रुटि रहित। रुकने का नाम जिंदगी नहीं, चलते रहना जरूरी है, ये लूडो वाले में लिखा होता है। जब आप लूडो खेलते हैं ना, वो उसके दूसरा वाला जो सांप सीढ़ी, उसमें आसपास में ये एक गेम और होता है, उसके चारों बॉर्डर की तरफ, उस पे ये लिखा होता है। एक्स एथिस पूजा जी, अ, जय हिंद। दावत मुर्तद जी, आपका बहुत स्वागत है। दावत मुर्तद जी, आपका सेट संडे को है ना? हाँ, ठीक है। नफीसा पर जैसे ही यौवन आया वो खिल गई और मोमो की लाट टपक गई। यौवन क्या आया, 11 साल की बच्ची पे क्या यौवन आना है? कच्ची कली, बिल्कुल सही। जय श्री राम।
प्रणाम इंदिरा गुरुजी, कैसे हैं, आपकी तबीयत। न्यू फिजिक्स जी कह रहे हैं मोहम्मद भी मोहम्मद ही था, जगह जगह यारी लगा लेता था, इसका तो लिंग ही काट देती तो नफीसा जैनब फातिमा तो इस चुस्लाम से पृथ्वी बच जाती। लिंग क्या, ये इसको पूरा ही मार देते तब। जो ये बड़ा कुरैश बोलता है ना ये कि भाई हमें मक्का से भगा दिया, ये वो, इनको भगाना नहीं चाहिए, इनको वहीं पर मार देना चाहिए। हवस के मौलाना, हाँ, वैल्यूएबल एंड प्रेशियस इन उर्दू इज कॉल्ड नफीस। सही बोला ना इंदिरा जी, गुरु जी। इंदिरा जी, स्वामी जी कॉस्मो कहाँ है, उसको बोलो जाकर देखे। मोदी जी हर पल मजदूरों की खबर ले रहे हैं, जो टनल में है सिर्फ तमाशा ना बनाए, उसको बोलो। बच गई अरब जाती तो वापस ना आती। इंदिरा जी दो कहतर, ये तो कोई न्यूज बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूं। जितेंद्र हु said I go to Arab in every quarter, what big they went trade and winning deals, धंधा उनकी अब प्रायोरिटी है। चमक का है जमाना, कीमत चमक की अधिक होती है, बनावटी फूल कब तक अ, सजेंगे, क्या करें, असली की फीकी चमक होती है, असली तो असली है पर नकली की इस जमाने में खूब कदर होती है। इंदिरा जी असली है असली। उसका नारा है हम डाल डाल तो बस निकाल निकाल। हाँ माय गॉड, काकभूषुंडी जी ने तो बहुत ही अम, मजाकिया बात करी है। जय श्री कृष्ण। प्रवीण चौधरी जी, आप आ नहीं रहे थे 2-3 दिन से, ठीक ठाक हैं। शिव कुमार जी, राम राम जी। हाँ, इंदिरा जी की तबीयत कैसी है इंदिरा जी भी बताएंगे। जय हो प्रवीण भाई। पाटिल भाई, इसका नारा है तुम डाल डाल, हाँ ये मैं याद रखूंगी। जी चाहता है बंद कर दूं ये शायरियां लिखना, दिल मेरे दोस्त प्रवीण चौधरी का टूटना। अरे क्या ये बातें करते हो आप लोग। एथिस पूजा दुश्मन, तू मेरी दुश्मन मैं तेरा। अच्छा, पाटिल भाई जी वाओ। आर जी कह रहे हैं जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। रजनी बागेल जी, आपको जय श्री राम जी। छी छी, नबी इन नेवी एट कटार, राम राम। रजनी बागेल जी, आपसे एक बात करनी थी जरूरी। ठीक है। खड़ा तो उसकी बीवियों को संतुष्ट कौन करते थे, कोई नहीं करता था, किसी की मजाल नहीं थी वो ये बात बता दे किसी को कि मोहम्मद का खड़ा नहीं होता। जरूरी बात नहीं, जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी। महादेव के चेला हूँ, ओके। बट पैरेट शमशान की राख दो की फूल फल सब भाग धातुरा। एक और शायरी जी। अम, हाँ, हाथ तो राख में डाले थे प्रवीण भाई, पर उसमें से गरिमा की, ओहो क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, वो तो ये हमारे चैनल पे आती हैं। अम, ये मलेच्छ घर बोरी की सिलाई खोलकर चीनी खा लेते हैं। सबको प्रणाम कह रहे हैं इंदिरा जी। मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ नहीं सकती हूँ जो एक दूसरे के लिए है। विपिन बाजपेयी जी, आपको हर हर महादेव, जय श्री राम, आपको नमन है। चलिए आगे चलते हैं। अ, नफीसा और मोहम्मद, मई और जून 632। जो केवल एक सर्विस नफीसा देती थी मोहम्मद को, वो सेक्सुअल थी। हो सकता है कि वो इसको रेप समझती हो, या फिर वो उसको कंडीशन किया गया हो कि वो इसको अपनी ड्यूटी समझे। उसका नया स्टेटस जो है, उसने उसको दिन भर के काम से रिलीव कर दिया, क्योंकि अब वो बीवी वैसी हो गई थी तो उसको नौकरानी वाले काम नहीं करने पड़ते थे जैनब के लिए। और या फिर हो सकता है अब वो एक्सपेक्टेड हो कि वो सारी बीवियों के लिए करे। तो ये एक इजियर लाइफस्टाइल था जैनब के लिए, क्योंकि जो एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल वर्क जो है, उससे वो ज्यादा बोरिंग हो जाता। तो एक सर्टेन फैक्ट ये है कि ये जो चेंज था ये बहुत समय तक नहीं रहा, खाली थोड़े दिन के लिए ही था। नफीसा जो है उसको मोहम्मद के बिस्तर पर बुलाया गया मई 632 में, या फिर
लेट मई 632 में। ये आखिरी रात थी जो मोहम्मद जो है एक वुमन के साथ बिताएगा, 26 मई, क्योंकि अगले ही दिन वो बीमार पड़ गया और नफीसा जो है उसको एक रात दी गई मारिया की तरह। और अब उसके पास जो है 3 टर्न से ज्यादा वो नहीं रहा, क्योंकि अब वो अ, हो सकता है 2 ही बार रहा हो नफीसा के साथ, क्योंकि नफीसा का रोस्टर्ड टर्न और दूसरा नहीं था। अ, और वो कैजुअल लोग जैसे कैजुअल जो सिएस्टा, उसके लिए जैसे कैजुअल फन वगैरह तुकाना के साथ, तो उसके बहुत सारे ऐसे सिएस्टा नहीं बचे थे, क्योंकि अगले ही दिन वो बीमार पड़ गया था। ये भी एंटायरली पॉसिबल है कि मोहम्मद ने नफीसा के साथ खाली एक ही बार किया होगा, यानी वन नाइट स्टैंड। नफीसा का मैन्यूमिशन जून 632 में। मोहम्मद ने अपने सारे स्लेव्स को अपनी डेथ बेड पे, जब वो मरने लगा तो सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। उसने पहले अपने जीते जी कभी किसी स्लेव को फ्री नहीं किया। उसने कहा जब फ्री करूंगा जब वो मर जाएगा। तो सारे जो लेटर हिस्टोरियंस हैं वो थोड़ा डाउट रखते हैं इस ऑफिशियल स्टोरी पर, कि मोहम्मद जो है जब मरा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो ये ट्रू है कि उसने अपने सारे गुलामों को फ्री कर दिया था, और कोई हदीस नहीं है कि जो पिछला गुलाम हो मोहम्मद का वो बाद में किसी और के पोजीशन में चला गया हो। ये यहाँ पर एक ट्विस्ट है इस टेल में कि नफीसा का वायलेशन ही उसका लिबरेशन था। अगर वो जैनब के पोजेशन में रहती रहती तो फिर वो तो पूरी बहुत सालों तक स्लेव ही रहती। लेकिन उसने जो कुछ दिन मोहम्मद के मोहम्मद का खिलौना बनी वो, तो उससे वो इंश्योर हो गया कि 10 जून 632 में वो अब एक फ्री वुमन थी। और किसी को नहीं पता कि नफीसा का उसके बाद क्या हुआ। हो सकता है कोई फैमिली हो जिसके पास वो वापस चली गई हो सकता है उसने अपना कोई पेट्रन ढूंढ लिया मदीना में और उसके लिए वो काम करती हो, मतलब नौकरी करती हो सकता है उसने अपने जो है चांसेस मदीना के बाहर भी ढूंढे हों, या कोई ऐसी कम्युनिटी जिसको कि मोहम्मद छू ना पाया हो। अगर उसने इन सब पे अटेम्प्ट किया तो फिर इसका मतलब कि वो जल्दी ही डिस्कवर हो जाएगा कि वो तो बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर सकती है, और बहुत दशकों तक वो जो है भागती रहेगी, क्योंकि इस्लाम तो एक्सपेंड हो रहा था। और नफीसा की लेगेसी क्या है कि नफीसा जो है एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो हमारी तरह थी, बिलियंस ऑफ साधारण लोग, जो कि हिस्ट्री का वेरी स्टफ है। मतलब वो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि जिसका लोगों ने बहुत लिखा हो उसके बारे में। तो यहीं पर हमारा ये एंड हो जाता है। और मैं आप सब लोगों से कहूंगी प्लीज जितने लोग देख रहे हैं 13 लोग, तो जो है लाइक कर दें इसको, वीडियो को, और शेयर कर दें। और मैं एक लिंक दे देती हूँ, तो जिसने पूरा सुना हो अभी तक का नफीसा के बारे में, वो ऊपर आकर अपने व्यू पॉइंट दे सकता है। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। मैं जरा अपना पर्दा लगा दूं, इसमें से धूप आ रही है। तब तक आप लोग ऊपर आके बात करिए नफीसा के बारे में। अच्छा, रियली में प्रवीण जी, मुझे नहीं विश्वास, 400 लोग कहाँ देख रहे हैं, 15 ही लोग। हो सकता है चुपचाप देख रहे हो। जी, मैंने पर्दा भी लगा दिया है और ये भी दे दिया है। आप सब लोग आके अपने अपने पॉइंट्स रखिए। जितेंद्र जी ऊपर आइए। नॉलेज आशीष जी गजब, थैंक यू। अच्छा हाँ, मैं कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ जहां से मैंने छोड़े थे। हाँ, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। हाँ, ये भी मैंने पढ़ लिया था। जितेंद्र पाटिल भाई जी थैंक्स, सबको नमस्कार कर रहे हैं। बिपिन बाजपेयी, हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा था।
लाइक कर दें सभी जी। सलामी तो ठोकते हैं प्रवीण भाई। उम्र 55 की, दिल दिमाग आयशा का। भोली हो की क्या बात कर रहे हैं। नॉलेज आशीष जी कह रहे हैं गजब। नॉलेज आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। प्लीज ऊपर आके बताइए आपको चैनल के बारे में कहाँ से पता चला। राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं इन कंजरों को अल्लाह की बनाई हुई चपटी और साकिन जमीन पर भेजो। ये जमीन तो भगवान ने बनाई है गोल और घूमती भी है, इसके लिए नहीं है ये। हाँ, वो तो नासा की साजिश है ना कि वो आप गोल चीजें खा रहे हो रसगुल्ले जैसे, तो चपटी चीजें खाओ तो चपटी धरती लगेगी, अकॉर्डिंग टू मौलवी। वाह वाह वाह, ये शायरी किसके लिए है प्रवीण भाई? ये गरिमा और जीनी के लिए है। भाई कौन सी शायरी है? बोली हो नादान हो क्या करोगी दिल लेके, अभी तुम खो दोगी ले जाना जवान होके। अच्छा, वाह वाह, मैं भी कहती हूँ वाह वाह। अम, जी रजनी जी के लिए। मैं बोला अब इस्लाम में कहाँ गए जीनी? पता नहीं जीनी जी तो मैंने उनको मेल लिखी थी कि वो अपने कुछ शोज करना चाहती थी, तो मैंने कहा हाँ वो तो मैंने पैसे भरे ही हुए स्ट्रीम यार्ड पर, तो आप कर सकती हैं। पर पहले मेरे को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, तो मैंने ना बोला कि क्योंकि उस समय तो मैं करती हूँ तो डेली वो कैसे करेंगी, मतलब तेलुगु या किसी और लैंग्वेज में। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने कहा ठीक है हाँ आप कर लेना। लेकिन फिर वो चली गई क्योंकि उनका जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनका जॉब चेंज कर रही थी वो। तो उसको वो वर्चुअल पहले घर में होती थी, वर्चुअल घर से काम करती थी तो उस पर टाइम होता था। अब वो वापस ऑफिस जाने लग गई तो उस पर टाइम है नहीं, ऐसा ही मैंने सुना था। मैंने बाद में उसको लिखा भी था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो विजय नाम के लड़के से भी चिढ़ी हुई थी और विजय को मैंने दोनों जगह से ब्लॉक नहीं किया था, इसलिए भी वो अपसेट थी। मैंने उसको ऊपर के पैनल से ब्लॉक करा था पर नीचे से ब्लॉक नहीं किया था, तो वो चाहती थी मैं उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दूं नीचे से भी। तो वो इस बात में चिढ़ के चली गई कि मैंने उसको नीचे से नहीं करा ब्लॉक। पता नहीं कि ये बात है क्या क्या बात है, या फिर या वो ऑफिस में बिजी हो गई होगी। प्रवीण मित्र ब्याह करने वाले कुछ नीक रखा इन कामों में, मेरी तो साली भी ना है। कोई अब तेरा गेडा दिलवा देता। व्हाट इज गेडा? जी वो लड़की अचानक से आ जाएगी ना, जब ईश्वर चाहेंगे। देखिए, जब आप ए को चाहते हैं तो आपको बी मिलता है, बी को चाहते हैं तो ए मिलता है। ऐसा कहते हैं ना, गुरु को मानते हैं, गुरु के चरण पढ़ते हैं तो ईश्वर मिलते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। क्या बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो जब हम गुरु के पैर पड़ते हैं तो गोविंद मिल जाते हैं। तो जब आप ध्यान लड़की में लगाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी, जब आप जॉब में ध्यान लगाएंगे तो लड़की मिलेगी। 36 लाइक्स, 40 की जगह 400 लिख गए हैं ये, मुझे ऐसा लगता है। 40,000 दिखता है ऑफलाइन में। अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे फोन में 400 लाइक दिखा रहे हैं, किसी से कसम खिला लो। विभू आंटी, आंटी थोड़ी, वो तो छोटी सी लड़की है। अफगानों की खास टीचर। दुष्यंत पटेल जी, आपको जय श्री राम। ए फॉर अल्लाह, बी फॉर भगवान। ए फॉर अल्लाह थोड़ी है ये। आप जो लखनऊ के वो है, मैंने उनका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, उन्होंने पूरा सारा बनाया है ABCD से। अ से क्या है, बी आ से क्या है, ई से क्या है, सब कुछ ABCD भी बताया था। जी, तो अभी कोई ऊपर नहीं आने का। जितेंद्र जी, कम से कम आप तो आके बोलिए नफीसा के बारे में कुछ, फिर मैं स्ट्रीम को क्लोज कर दूंगी। इंदिरा जी भी आ जाए। जय श्री कृष्ण प्रीति जी। जी,
मैं आके आज मैंने लंच नहीं किया था ना, मैं आते ही मैंने खाना वाना को हुँ। देखने लग गया था, और आपका फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, मैंने कहा ओह, टाइम हो गया है। आप चलो। खाना खुद बनाते हैं या कोई नौकर रखा हुआ है? नहीं, अब पहले एक मेड थी, वो हुँ, अब काफ़ी एजेड हो गई, अब उसके अप डाउन नहीं होता, तो हुँ, अभी तो खैर वो नहीं आ रही है, पर हाँ खुद ही बना अ, लेते हैं। नहीं नहीं है, मेरे हेल्प हैं, एक दो करते हैं, स्टाफ हुँ, में बहुत लोग हैं मेरे पास। तो वो घर के जैसे ही है सब, अपने घर के बच्चे जैसे। एक आध लड़की को तो मैंने उसके खाते में मैंने कहा भाई मैं मर भी गया ना तो तुम्हारी शादी का इंतजाम मैं करके जा रहा हूँ, इसमें से कर लेना। तो वो हुँ। एक लड़की के तो पिता वैसे भी नहीं है। ऑफ़िस के लोगों से घर के काम नहीं कराने चाहिए। नहीं, वो पहले से जान पहचान भी थी, बाद में वो पता लगा कि वो इधर उधर काम के लिए घूम रहे हैं, तो मैंने कहा यार अ, इनका कोई बाहर एम्प्लॉयमेंट जाएंगी। दे दो। हाँ, तो बाहर जाएँगी इधर-उधर, अ, आजकल लड़कियों को ना ढंग से ट्रीट नहीं करते बाहर के लोग, तो मैंने कहा इन थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी, तो अपने से एसोसिएट कर लो, धीरे-धीरे छोटा-मोटा कोई काम कर लेंगे। तो हुँ। अ, अच्छा, ये जो आज की नफ़ीसा के स्ट्रीम बारे आज, में आपका क्या विचार है? हाँ, वही वहीं पे आ रहा था। आपकी आज स्ट्रीम जो है इस सारी बीवियों की, और जो जिन-जिन के साथ उसके हुँ, इस तरह के संबंध रहे हैं, या हुँ, जिनके साथ भी, अब मैं मुंह काला करना वाला शब्द तो खैर नहीं बोलूँगा यहाँ पर। हुँ, तो वो स्ट्रीम तो आपकी अब ये कंप्लीट हो गई हुँ। इस पर। अभी हम नेक्स्ट फियांसी के बारे में करेंगे। अच्छा, हुँ। तो वो भी अभी और भी बची हैं? मतलब अब ये बीवियाँ नहीं हैं, ये वो हैं जिनसे एंगेजमेंट कर ली है, सगाई वाली। अच्छा, जाते-जाते भी एक बच्ची बर्बाद कर गया। नहीं मतलब वो बच्ची का तो अच्छा हो गया। वो हाँ, बर्बाद तो कर ही गया, 11 साल की थी बेचारी और ये हुँ, 61 का। वही कह रहा हूँ ना, जाते-जाते ना 1 2-4 दिन पहले बीमार पड़ जाता, एक बच्ची तो बच जाती। पर वो चलो। बच्ची फिर पूरी उम्र गुलाम रहती ना, ज़ैनब की गुलाम रहती। ऐसे क्या हुआ, वन नाइट स्टैंड के बाद एटलीस्ट उसको आज़ादी मिल गई 11 साल की हुँ, बच्ची को और फिर वो अब जा सकती थी, फ्री थी वो। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर हुआ उसके लिए। चलो, ये तो वहाँ के लिए, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के जैसा वहाँ के हिसाब से माहौल था। वैसे तो हाँ, हाँ, नहीं तो सनातन धर्म में तो कहते हैं ना, चरित्र परम धर्म। हाँ। तो अब ऐसे वहाँ तो पर वो सिफिलिस भी दे जाता है छोटी बच्ची को, तो बड़ी हम्म, अजीब-सी बात है कि उसको पता ना नहीं दे। ढंग से कुछ कर भी पाया होगा कि नहीं ऐसी हालत में। वो तो अगले दिन बीमार पड़ गया, तो अच्छा ही हम्म, हुआ। बल्कि जब इससे शादी कर ली तभी इसको मैन्युमेट करके और कुछ ना करता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब पता नहीं, लिखने वालों ने तो पता नहीं कि ये किसके ग्राउंड पे लिख दिया, कैसा लिख दिया। पर एक बात और क्लियर होती है इससे, कि जैनब के पास थी वो लौंडी के तौर पे, और हुँ, ज़ैनब और इसके अलावा 1-2 और आपने ये बीच में जो पढ़ी हैं वाक़ये, तो उसमें ऐसे पता लगता है कि ये सब जानती थी, ये बंदा बड़ा ठरकी है, छुपा के रखो लड़कियों को, थोड़ा बचा के हाँ, रखो, हाँ, निगाह ना पड़ जाए। तो हुँ, निगाह पड़ गई तो ये छोड़ेगा नहीं, अब वो कर हुँ, कुछ नहीं सकती थी, कि इससे या तो विरोध कर, जो आयशा तक विरोध नहीं कर पाती थी, उसको भी कर देता था कि शैतान, वो सारे अब हुँ, फरिश्ते तेरे को लानत भेजेंगे, हफ्सा को कह देता था। तो हुँ, ये बाकी की क्या भी साथ, तो वो उससे पंगा नहीं ले पाती थी, विरोध नहीं कर पाती, डरती थी किसी ना किसी वजह से। माँ बाप ने शादी कर दी, इन बच्चियों की कोई रजामंदी थोड़ी रही होगी। ज़ैनब की शादी या ये आयशा की शादी जितनी की भी हुई हुँ, है, सब मजबूरी में हुई लगती हैं। अब वो सफ़िया की शादी भी मजबूरी में हुई, बेचारी क्या करती? घर वाले सारे मार दिए। तो ऐसे ये सारी मजबूरी में फँस गई इसके साथ। माँ बाप ने, जैसे अबू बकर ने भी सोचा छोटी सी बच्ची दे दो, मेरे को वो मिल जाएगी, खिलाफत मिल जाएगी बाद में, या कुछ सोचा होगा। अरे तो अबू बकर की फैमिली इतनी क्रूअल थी, अपनी दोनों बच्ची जो उसकी अस्मा थी और ये इनको ये लोग मार 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 के और बहुत अच्छे आदर्श माता पिता नहीं थे उसके।
हाँ, बच्चियों के साथ इससे पता लगता है बच्चों के उस समय। बारे में भी मैंने पढ़ा है, तो ये लोग उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट करते थे। ये मैंने ये अलग सारी से मैंने पढ़ा है। हम्म इस आपकी सारी स्ट्रीम से जो आपने रिसर्च वर्क किया है उससे बहुत कुछ हम्म चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। एक हम्म अब उसके पॉइंट्स बनाए जाए कि बच्चियों के साथ माँ बाप भी कैसा ट्रीटमेंट करते थे, और अगर हम्म उनका विवाह किसी से या निकाह किसी से करवा दें तो वो भी कैसे ट्रीट करते थे। एक के ऊपर एक आ रही है, कौन इतनी सौतने बर्दाश्त करेगा। हम्म मतलब तो उसने कहा अबू बकर ने कि भाई आप तो, हम तो धर्म के भाई हैं, मतलब हम तो आप तो मतलब हम लोग तो भाई भाई हैं, तो उसके साथ कैसे शादी होगी। तो उसने हल्का सा बोला जिस पर मोहम्मद ने उसको बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो वैसे भाई थोड़ी ना है, हम तो रिलीजन में भाई हैं। तो वो फिर कुछ कह सकता था। अभी किसी की बच्ची हो तो उसको इतना वो हो गया कि उसने अपना सब कुछ दे दिया था मोहम्मद को, तो इस मोड़ पर आकर वो उसको लूज नहीं करना चाहता था। तो वो बहुत रोया अबू बकर, लेकिन फिर भी ये शैतानियत ही है। अगर किसी की बच्ची हो तो मेरे को तो कोई कुछ भी कर ले तो बल्कि मैं तो उसका मुंह नोच लूं जो ऐसी बात कहे। जब ये मक्का से निकाले गए थे या वहां से दौड़ना पड़ा था, इनको जाना पड़ा था, तो अबू बकर ने ही तब तक इसका खर्चा उठाया था। कंगला हो गया था सारा खर्चा, बाकी जितने लोग आए थे अबू बकर ही उठाता था। अ, पहले अच्छा पैसे वाला था वो, बाद में फाके करने की नौबत आ गई थी। तब ये वो एक फिल्म आई है मैसेंजर ऑफ गॉड कुछ ऐसे, उसमें दिखा रहे थे कि वो खाली बैठे होते हैं कि अब हम हमारा गुजारा कैसे चलेगा, इस बारे में सोच रहे थे वो। तो अबू बकर कहता है मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सब तुम्हारे पे खर्च कर दिया। तो हम्म तो उसके अब बाद ही बेटी भी दे इन्होंने देगा क्या? अगर तभी सारा तो उसने खर्च कर दिया तो क्या बेटी भी दे दे? ये मूर्खता ही है अबू बकर की। उसके बाद तो इन्होंने धावे मारने शुरू किए थे। पहले 4 धावे में इन्होंने तो अटैक ही किया, लूट मारी की है। तो मैं आपको कह रहा था ना सूरा अनफाल है, उसमें 69 में उसके लूट के माल के ऊपर है सारी ये, कि लूट के माल में बंटवारा कैसे। तो जब वो पूरा सूरा है इसके ऊपर कि भाई कैसे लूटते थे, कि कौन कौन कहाँ पर कैसे कितना बंटवारा होगा, 20% किसका। वो 69 आयत है उसमें सूरा अनफाल में, उसकी 20% वाली। तो ये उस समय के एक, अगर ये सारी बातें सही भी मान लें तो एक दृश्य सामने आता है कि अ, 6ठी शताब्दी में ये अरब के आसपास के इलाके में क्या चल रहा था, लड़कियों की क्या स्थिति थी, और अगर कोई दमदार बदमाश टाइप आदमी होता था उससे कैसे दबते थे लोग, डरते थे लोग, और लड़की तक दे देते थे। एक चीज़ और है, अगर हम इसमें सूरा 93 एक है, उससे पता लगता है कि नबी बनता कैसे आदमी। अगर 93 सूर्य को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नबी बनने के जो गुण है वो ये है कि अगर तुम्हारी बीवी का कोई कजन ब्रदर नहीं है तो आप नबी नहीं बन सकते, क्योंकि बताता वही है कि भाई ये जिब्रील गैब्रियल आया था। आप समझ रहे हो, अगर वहां पे वर्का फिर नौफाल नहीं होता तो ये नबी नहीं बन पाता। नबी बनने की कंडीशन ही ये थी कि आपकी बीवी का एक कज़न होना चाहिए, वही बताएगा जिस जो तुम्हें 3 बार बीच रहा। दूसरी बात ये कि उसको अल्लाह ने तो नहीं बताया कि भाई तू चुना गया है या तू नबी है, उसे तो पता ही नहीं था कि ये जो आया है या गैब्रियल आया है मेरे पास, कौन आया है। तो मोहम्मद को तो पता ही नहीं था। और बरका बिन नौफाल के मरने के बाद तो इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसी ने इसमें कीड़ा उछाला था कि भाई तू नबी है। हम्म तो अच्छा, मैं एक चीज शेयर करती हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर जी, आपको जय श्री राम। डिस्कॉर्ड हेलो मैम। सर्वर हेलो, जी। जी गुड जय इवनिंग श्री मैम। राम, जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आ रही है मैम, वो तो अच्छा, मैं कोई आप रिलीजियस मुस्लिम पर्सन हैं? नहीं होता मैम। आप मुस्लिम नो हैं? मैम। नो मैम। आप हिंदू हैं? मैम मैं एग्नोस्टिक हूँ। ये क्या तो होता है? आपके माँ बाप क्या थे? मैम माँ बाप तो मेरे मैम क्रिश्चियन है, बट मैं एग्नोस्टिक हूँ। नहीं, आपके माँ बाप किस फेथ में थे?
मैम क्रिश्चियनिटी बोला मैंने। क्रिश्चियनिटी में, हाँ हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर जी, मुझे याद आ गया। आप ही थे ना जिसने मुझे किसी राजा के उसके बारे में पढ़ने को बोला था, है नो ना? मैम, मैं आज ही आया। नो नो, मैं आज ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, फिर वो कोई और होगा। हाँ बोलिए, आपको नफीसा के बारे में क्या बोलना है? तो मैम मेरे को मैम थोड़ी जो उसकी मोहम्मद की वाइफ थी उनके बारे में को काफी सारी वो मिली है मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ, पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के बारे में, आपको कहाँ से पता चला? मैम मैंने एक्स मुस्लिम सर्च किया और आपका हम्म, लाइफ में ज्वाइन हो गया। अच्छा, बहुत तो स्वागत है आपका। आप आप रोज एक्स आया करिए, ये मुस्लिमों में आ चैनल गई आपका भी है। हैं। ये चैनल हाँ, आपका भी है, आप रोज आया करिए। हम 8 बजे अच्छा, आप डेली। भारत से हो? भारत से हो? मैं हाँ हाँ। नो सर। कहाँ से? पाकिस्तान से? नहीं सर, मैं इंडियन था बट पासपोर्ट जो है मेरे पेरेंट्स का वो सबमिट हो चुका है, तो टेक्निकली मैं इंडियन नहीं हूँ अब। अच्छा, माता पिता बाहर से आए थे क्या भारत में? इंडिया के थे बट बाहर जाके हम्म, सेटल हो गए, पासपोर्ट अपना छोड़ हम्म। दिया, मतलब दूसरी सिटीजनशिप ले ली है, तो अब इंडियन नहीं अच्छा। कह सकते आपको। हाँ, तो जहाँ की सिटीजनशिप ली तो आप भी तो वहीं के अब कहलाओगे ना। आप वो कहाँ के हो, वही हाँ तो जान रहे हैं हम कहाँ के हो। रशिया, रशिया रशिया साइबेरिया, ओह, साइबेरियन अच्छा रीजन अच्छा। होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो डिस्कॉर्ड सर्वर जी, आपको मोहम्मद की वाइफ नफीसा के बारे में क्या कहना है? नफीसा, मैम नफीसा को मेरे को नहीं पता ज्यादा, पर मेरे को आयजा और उसका सिपहिया के बारे में ज्यादा पता है। आयजा और सिपहिया। हाँ, आज का स्ट्रीम आपने सुना नहीं है, आज कोई बहुत लंबा स्ट्रीम नहीं है, आप फास्ट प्ले में करके सुन लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा बोलिए, उसकी वाइफ के बारे में 1 मिनट बोल लीजिए। मैम जो सिपहिया थी, वो उसको भी उसने एक वॉर पर जीता था और वो भी अंडर एज ही थी, और उसके साथ भी सेम सीन करा जैसे उसने आयजा के साथ किया था। कौन सी वाइफ? सिपहिया सिपहिया। इसका आप कहीं से उसको, रेफरेंस मिल सकता है? आप उसका सिपहिया का? रेफरेंस लिख दीजिए हाँ प्राइवेट हाँ चैट में। हाँ रेफरेंस मिल जाएगा। मैं शायद नाम प्रोनाउंस करने में गलती कर रहा हूँ, पर हाँ एक हाँ, सिपहिया आप थी वो, नाम पढ़ने में शायद गलती कर फिफ्टीन रहे हैं, 15 एज की थी वो। क्योंकि मैंने 50 कह रही हूँ, मैंने 19 वाइफ्स के नाम बताए हैं, और मेरे पास मैम ट्वेंटी एक्चुअली नाइन उसकी 22 वाइफ थी, 22 प्लस थी उसकी। 29 वाइफ्स थी उसकी। और मेरे पास सबकी लिस्ट है 29 की। तो आप, और इसके उसमें अलावा एक जो, उसमें एक उसमें एक 15 साल की सिपहिया भी है। उसमें से आप उसका स्पेलिंग लिख दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, हम उसकी सारी छोटी छोटी बीवियों के बारे में बता चुके हैं, जो आयशा से भी छोटी थी, मुलैका थी, एक और थी फातिमा थी, और एक और थी जिसका नाम सफिया? अभी मैं बता दूंगी। तो नहीं, मैं सफिया तो फातिमा थी, के बारे में मैंने नहीं सुना, आपके पास रेफरेंस है मैम फातिमा का? सफिया नहीं था, उसका नाम सफिया था। हाँ हाँ सफिया शायद जो भी है, हाँ, मैं सफिया था। प्रोनाउंस करने में गलती कर। वो 16-17 साल की थी, और वो उसको वॉर में मिली थी, वो बड़ी सुंदर थी। उसको बारे में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हाँ मैम आप उसी का ही बात कर रहा हूँ ये मैं। प्लेलिस्ट देखिए, अभी तो हम 19th वाली पे चल रहे हैं, तो हमने सारी बीवियां कवर करी हैं, तो सफिया वाला आप स्ट्रीम देखिए, उसमें सब हमने बताया हुआ है। जी, डिस्कॉर्ड जी, ये जो पूरा सीरीज चल रही है ना, मैडम ने किया है ये सारा, तो ये उनकी वाइफ्स के ऊपर ही किया है, मोहम्मद की पहली वाइफ से लेकर 19th वाइफ तक, और साथ में अगर कोई लौंडी भी थी उनको भी इन्होंने कवर किया है। सबके बारे में इन्होंने बताया है और ऑथेंटिक सोर्स से बताया है। वैसे तो कहने को बहुत से लोग कहते हैं 25 थी, 50 थी। अब वो जो ऑथेंटिक सोर्स है वही मानी जाएंगे ना। होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। जितने का रिकॉर्ड मिलेगा उतने की तो इन्होंने सारा मेरे बता पास दिया है। जो रिकॉर्ड है उसमें 29 एक्चुअल में उसकी बीवियां थी, जिसमें से 19 ऑफिशियल हैं, और 66 रखेलें थी, जिसमें से मेरे पास 7 की लिस्ट है।
मैम वो आप सेल्फ फातिमा का बात कर रहे थे, उसका रेफरेंस है आपके पास फातिमा का? मेरे पास सबका, आप मेरी सारी स्ट्रीम देखी ना, फातिमा अल दहाक के बारे में जो मैंने बात करी है वो भी है मेरे पास। ये तो वो सब लड़कियां हैं जिनसे शादियां हुई हैं। तो उसका आप स्ट्रीम प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, उसमें आपको 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद नाम की स्ट्रीम मिलेगी, उसमें सारे वीडियोस दें। ये 19वां वीडियो है उसके बारे में, 19वें से भी ज्यादा, क्योंकि कुछ वाइफ्स के बारे में इतनी नॉलेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो 2-3 पार्ट्स में चले थे। आप 4-5 दिन पहले की ना देख लीजिएगा, उसमें आया था फातिमा के बारे में। हम्म। अच्छा, ये वो मैम शायद एग्नोस्टिक आपने मैम अपने आप आयशा से भी छोटी थी और भी लड़कियां? हाँ, आयशा से भी छोटी थी, मुलैका छोटी थी। मुलैका जो थी और आयशा से मैम छोटी ये लड़की थी। मतलब लिखा कोई ऑथेंटिक है, हदीस में लिखा है हाँ, या फिर ये ऐसी जो कोई भी मैंने बताई है नॉर्मल? सब ऑथेंटिक हैं। ये सारे तबरी, मेरे पास 3 सोर्सेज हैं सारे इंफॉर्मेशन के, इब्न कथीर, तबरी और सही बुखारी। ज्यादातर रेफरेंसेस मैम मेरे बुखारी बुखारी 99% तो ये लोग बुखारी एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, पर आपने जो फर्स्ट टाइम ना बोला वो करें तो एक्सेप्ट ना नहीं करें, वो करेंगे। तो थोड़े दिन बाद कुरान भी नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये तुमने लिखी कुरान। तो इनके कहने से क्या। जय श्री राम अच्छा, इंदिरा जी, बोलिए। वो जय जो श्री राम। तारीख है तबरी की बात कर रहे हो, वो हिस्ट्री की किताब है, उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए हुए हैं तबरी ने, जैसे हिशाम और वो नहीं इसाक ने मैंने। दिए ना, तो ऐसे ही तबरी ने दिया। और तबरी तो किसे कहते हैं ना, थर्ड फिल्टर, मतलब उसने इतना फिल्टर किया है हदीसों को भी। बहुत सी हदीसें उसने बता दी कि ये कैसे कैसे बेकार है, विश्वास करने लायक नहीं है, या क्या कहाँ चैन ऑफ नरेशन टूट रही है। तो अ, तबरी को बात ज्यादातर ये लोग मानते मैंने हैं। एक शिया से डिबेट ये किया था। देखिए शिया जितेंद्र लोग जी, होते हैं वो आप हदीस वगैरह नहीं मानते, ये कोई भी वाली बात हदीस नहीं कर रहे मानते, थे ना बुखारी भी नहीं मानते। कि अबू बकर की फैमिली की, तो अबू बकर जो वो और उसकी बीवी कोई आदर्श माता पिता नहीं थे। तो क्योंकि अबू बकर ने ये कहा कि वो अपने बेटे अब्दुल रहमान को मार देगा, ठीक है, सुयूती में दिया है पेज 35 पे। तो ये अबू बकर एज अ पिता अपने बेटे को मारने को तैयार था। फिर उसने अपनी बेटी अस्मा को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने को मजबूर किया, क्योंकि ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट मैरिज थी। ये इब्न साद वॉल्यूम 8 ब्यूली की पेज नंबर 177 में दिया है। तो ये अबू बकर ने अस्मा को भी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने को मजबूर किया, क्योंकि पॉलिटिकली वो उसके लिए बेनिफिशियल था। उसने अपने बेटे अब्दुल्ला को पनिश किया कि वो एक जो है डाइवोर्स कर दे। तो यूसुफ इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल बार अल नमारी, किताब अल तो इस्तियाब बोलेंगे फी कि मारिफत ये अल बोलेंगे मैम अशाब। अबू बकर तो जाहिल था, उसको कोई फॉलो नहीं एक करेगा। मिनट, मेरे को ये फिनिश कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। ये है कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ द नेम्स ऑफ द कंपेनियंस, वॉल्यूम 3 पेज 1876, कायरो 1960। तो यहाँ पर इसके बिहेवियर के बारे में अगर हम देखें, अबू बकर कोई अच्छा पिता नहीं था। इसने अपने बेटे का डाइवोर्स कराया, इसने अपनी बेटी को फोर्स किया रहने को गंदी मैरिज में, और अपने बेटे अब्दुल रहमान को मारने तक पे आ गया। और आयशा भी एक बार बोलती है कि अबू बकर उसको हमेशा डांटता था और उसको जो है वो रिब्यूक करता था कि वो उसके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती। इसका रेफरेंस सही मुस्लिम 83450 है, और बहुत सारे विटनेसेस हैं। एक बार आपको याद होगा कि ये अबू बकर आया और ये उमर भी आया, और इन दोनों ने चांटे मारे अपनी अपनी बेटियों को, और इसको देखकर चांटा मारते देख मोहम्मद बड़ा खुश हुआ। ये बात जब मैंने सुनी ना, तो मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया इस मोहम्मद पे। तो ये भी एक हमारे को रेफरेंस मिलता है। तो अबू बकर गंदा आदमी था, वो कोई बहुत अच्छा पिता नहीं था, यही मुझे कहना था। इंदिरा जी बोलिए। इनका कुछ बात था, आधा रह गया, इनको बात ऊपर बोलने दीजिए। किसका? अ, डिस्कॉर्ड सर्वर में का? डिस्कट साहब का। जी तो बोलिए मैं अ, आधा अ, सुना था ऐसे भी। तो पहले तो शायद इन्होंने क्या सफिया के बारे में बोल रही थी हम्म। कि उसको भी ऐसे ही लड़ाई करके जीता था। सफिया के बारे में पूरा डिटेल 3 या 4 स्ट्रीम हुआ है। ऐसे वो छोटी सी लड़की थी, लेकिन तब तक उसका शादी भी हो गई थी। बनो
नादिर की बेटी थी, वो बनु नादिर की हेड जो है उसकी बेटी थी, और उसकी शादी बनु कुरेजा की लीडर जो है उसके साथ हुई थी। और वहीं खैबर में इनका घेरा डाला गया, और सारे जब इनको अटक किया गया पैसे के लिए, सोने के लिए, उसका हस्बैंड के छाती के ऊपर जलता हुआ कोयला रख दिया कि तो कहाँ गोल्ड है बता। वो जो भी बताया उसको निकाला, लेकिन बोला नहीं और भी है, वो बता नहीं पाया, मर गया। और उसके बाद 900 लोगों को वहीं कत्ल किया गया। वो भी नंगा करके पहले देखा, जिनका सुसु पे बाल आ गया उन सब लोगों को कत्ल कर दिया, और सारे बच्चे और लड़कियों को लेके, लेडीज को लेके बंदी बना लिए, और उनको बाद में स्लेव मार्केट में बेच दिए, और उनका सारा सामान ले आए। और कई सालों तक उनका जो वेलवेट कपड़े थे वो मदीना की ये लेडीज जो है, मुस्लिम लेडीज, वो पहन के दिखा रही थी लोगों को। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और उस लड़की को उठा लिया, और जिस दिन उसका पति का डेथ हुआ था उसी रात को ही उसके साथ सोबत किया। शादी कोई फॉर्मल शादी नहीं हुई थी, कोई निकाह नहीं पढ़ा गया था, बस ये उसको देख रात लेंगे में। ना सफिया की स्ट्रीम, ये देख लेंगे। हाँ हाँ, वो ये देखे जो वो। जितेंद्र जी हम पूछ रहे थे ना, उसका ये मैं इसका नेक्स्ट पेज बताना भूल गई कि अबू बकर ने चांटे मारे अपने बूढ़े पिता अली इब्न अहमद अल वाहिदी को। इसका रेफरेंस दिया है। उसकी छोटी बहुत कम उम्र की बीवी को, इसका रेफरेंस सही मुस्लिम का है। उसकी शादीशुदा बेटी को 4 बार इसने मारा है, इसका रेफरेंस हमें तबरी देता है। और उसने अपनी एक गुलाम को भी चांटा मारा, ये अबू दाऊद का रेफरेंस है। एक रब्बाई को मारा जिसके साथ उसका थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट हो गया, इसका भी इब्न इशाक देता है। और जितनी भी अबू बकर के क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, उन्होंने उसका कंट्रोल, उसका वायलेंस और उसका सेल्फ इंटरेस्ट को देखा है। और तो ये अबू बकर कोई अच्छा इंसान नहीं था, यही मुझे कहना था। मैम। जी हेलो मैम, हाँ, हेलो मेरी मैम। बात ये कंप्लीट हो जो ना, गई, आधी रह गई थी। बोलिए डिस्कॉर्ड जी। हाँ मैम, आपने जितने भी रेफरेंस मेरे को दिखाए ये सब सारे सुन्नी रेफरेंस है मैम। कोई शिया रेफरेंस मिलेगा क्या मेरे को? किस बात का? मैम क्योंकि जनरली लोग जितने भी डिबेट करने आते हैं यहाँ यहाँ जो मेरे लोकेलिटी में रहते हैं वो शिया है। अच्छा, तो आप मेरे को एक शिया किताब ला दोगे, इस्लाम के सितारे। क्या लाएंगे मैम? इस्लाम के सितारे, वो जो आपके शिया दोस्त रहते हैं उनसे कहो इस्लाम के सितारे नाम की किताब ला के दे दें। इस्लाम की सितारे? हाँ, ये किताब अगर आप ला उ- दो तो फिर बात है उन शियाओं की, तो फिर मैं आपको सप्लाई कर दूंगी सारे रेफरेंसेस। मेरे पास एक शिया किताब है उसमें से। इस्लाम की सितारे, क्योंकि मैम नोट डाउन कर लेता हूँ। मैम कौन सा लैंग्वेज में है? उर्दू में है। ड्रॉप हो वो गए निकल लगता गए, है। वो ड्रॉप ड्रॉप हो हो गए, दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। गए। बोलिए इंदिरा जी, तो आपको नफीसा के बारे में क्या हाँ, कहना? नहीं ये तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा था, मैं भी कुछ ज्ञान ले रहा था। कई चीजें तो मुझे पता नहीं था। मैंने ये था, अबू बकर अपने बाप को मार रहा था, ये तो मुझे पता नहीं था। लेकिन ऐसा तो मोहम्मद भी बोल के गया है कि अगर तुम्हारे पिताजी लोग अपने पुरानी कल्चर पर गर्व करे तो उनका नूनू को काट दो दांत में। तो यही काम कर रहा था अबू बकर, उसी को माना, और उसने बिल्कुल अ, नबी का कुत्ता बन के रहा, बेटी को भी नबी को दे दिया। और उसके बदौलत ही वो पहला क्या कहे, पहला खलीफा खलीफा बन गया, पहला खलीफा। और जब उसने पहला खलीफा बन गया तो उसने भर भर के बदला लिया। और नबी की बेटी को पहले उसने बेदखल किया, अ, जी, बाद पे। नफीसा के बारे में क्या ख्याल है आपका? नफीसा के बारे में देखिए, उसका नाम ही तो पहले नफीसा नहीं, कौन थी बेचारी किसी को पता नहीं, और किस बदनसीब फैमिली से थी वो भी पता नहीं, उस फैमिली का क्या हुआ वो भी किसी को पता नहीं। नफीसा के पास जाते हैं तो जैनब के पास तो पहले जाना पड़ेगा। तो जैनब जो है वो नबी की बहू थी, ठीक है। पहला हस्बैंड उसका 622 सदी में मर गया था,
एडी में। और उसके बाद जैद बिन हारिस को, उस टाइम में जैद बिन मोहम्मद था, वो मोहम्मद तो खुद बोला था ये मेरा बेटा है। उस टाइम में सारा दुनिया बोल रहा था कि ये जैद बिन मोहम्मद है। तो उसको शादी किया, 625 में शादी किया, और मोहम्मद ही डाइवर्स करवा दिया इन दोनों का, करवा के खुद ही अपने बहू से शादी कर दिया। तो मैं यही धोखे में था, ये उसका बहू है या दूसरी वाली जैनब है, लेकिन ये वही वाली जैनब है जो उसका बहू थी। और जो अच्छा, दो आदमी, जैनब थी, दो हाँ ये जैनब वही नहीं। जैनब है, जैनब बिन जश, ये वही है, जैनब बिन जश। ये जैनब बिन जश, ये वही मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के। तो वही फिर डाइवोर्स इन जैद की वाइफ जो 2027। थी। हाँ, जैद की बीवी थी। पहले तो जैद बिन मोहम्मद सारा दुनिया जानता था, फिर उसने नया निकाल दिया सूरा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सारा जो गोद लेने वाली सिस्टम वो बंद है, आज से कोई गोद नहीं ले सकता। गोद लेना भी बंद कर दिया बेचारे, गोद लेने वालों को और गोद जाने वालों को भी परेशान कर दिया। और बस इसका चक्कर यही था कि बहू से शादी करनी थी, तो उसने बहू से शादी कर लिया। और बहू भी इतना उम्र का है, तो वो भी बूढ़ी हो गई, तो वो क्या करेगी। और झगड़ा भी हो गया दूसरे गरीब से, एक गरीब लड़की का दूसरे गरीब लड़की से झगड़ा हो गया। और दोनों इसको कैसे, खलीफा को दोनों कैसे मनाए, खलीफा ही था, ये कुछ भी है, खलीफा ही तो था। तो फिर उसको मनाने के लिए वो बलि का बकरा बना दिया ये छोटी सी लड़की को, 10-11 साल की। 10-11 साल की बच्ची को क्या पता है क्या होता है, हस्बैंड क्या है, फैमिली क्या है, क्या पता है, या जो भी दैहिक सुख है उसको क्या पता है। इंदिरा जी, जब से आप चैनल पे आए हैं उसके पहले भी मैंने कई सारे स्ट्रीम्स बनाए थे, और एक स्ट्रीम था छोटी सी आयशा और बड़े बड़े अलतकिये, एक स्ट्रीम मैंने इसी पे बनाई थी, और इसमें मैंने 25-30 जलेबियां लिखी हैं मौलवी जो देते हैं आयशा की उम्र के बारे में, और ये था वो था, उसी में से ये था अबू बकर के बारे में। तो वो वाली जी स्ट्रीम में अगर आपको जानना है तो वो ये वाली हाँ हाँ स्ट्रीम है, छोटी सी आयशा और बड़े बड़े अलतकिये। हाँ, मैं तो अच्छा, ऐसा की बात नहीं कर ही नहीं और रहा हूँ, मैं तो डिस्कॉर्ड ऐसा जी, की बात मुझे कर ही ना नहीं रहा हूँ। आपको एक चीज दिखानी है, ये वाली किताब भी अगर आप ला सके जी, मेरे लिए, ये वाली। मैंने ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं डिस्कॉर्ड जी से हाँ पूछ यही रही मैं हूँ। ढूंढा, इनको बोलिए, हाँ, डिस्कॉर्ड इन्हीं को सर्वर तो को बोल बोलिए। रही हाँ हूँ। डिस्कॉर्ड जी, ये ये मिल सकता है। किताब भी आप ला दो, और दूसरी जो मैंने प्राइवेट चैट पे लिखी है वो वाली, और एक ये वाली, ये वाली हाजी नुरुल हसीन की है। मैम ये ये मुझे वो ये तो गूगल पे तो नाम डाल के एक मिल रही है रोशस सितारे, और तो कुछ नहीं मिल रहा। जाओ जाओ। नहीं, और एक ये वाली बकरी से संभोग। ये तो नाम देख के ही वो लोग रिजेक्ट कर देगा। हाजी अरे नुरुल एक बात हसीन बता, की। तुम्हारी अरे उम्र क्या कितनी बोल है? रहे हैं, ये तो सबसे रोमांटिक किताब है। अरे डिस्कॉर्ड जी, तुम्हारी तारीख की उम्र कितनी है? तारीख की तारीख की सबसे भाई रोमांटिक मेरा किताब ये है, एक मिनट इंदिरा सबसे जी, प्यारी उम्र कितनी किताब। है? एक मिनट, अरे आपकी उम्र कितनी है डिस्कॉर्ड जी? 90 समझ नहीं पाया मैं, जरा दोबारा बोलना। 1919। आप 19 साल के हैं? जी। अरे भाई, पढ़ाई करो फिर, ये सब चीज छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ बनो फिर आओ। हम नहीं चाहते भाई आप ये वो सब बहुत चीजें में जाके आपका वो खराब हो, लाइफ खराब हो। अरे वो डेट ऑफ बर्थ 30 साल के हो नहीं गए। भाई, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ ना, इसीलिए मेरे को पूछना पड़ता है ये सब एम चीजें। आई राइट? नहीं जितेंद्र जी, उनसे पर्सनल क्वेश्चन ना पूछिए, हमें उनकी उम्र के नहीं पर्सनल डेट ऑफ क्वेश्चन बर्थ ना से पूछे, क्या लेना देना। नहीं नहीं वो नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो है ऐसे रन। ना, अब बच्चा हो, कोई बच्चा आ जाए तो उससे हम ऐसी बातें ना करें ना, फिर ये सब बकरी के नहीं, ये संभोग बच्चे वगैरह नहीं है, वाली। 19 साल के तो हैं ये। नहीं सुनिए बड़े- जितेंद्र जी, अगर मैं कोई गलत बात बोला तो बोलिए, मैंने कुछ गलत बोला है। नहीं नहीं, आपकी अभी बात नहीं उनको कर रहा, मैं कह कैरियर रहा हूँ बाई बनानी चांस है। हमारे ऐसे पहले कम से नहीं कम वो ना, बात नहीं, कोई मैं आता है ना नया तो देखिए मैं उसकी ऐसा नहीं एज बोल पूछ रहा हूँ, लेनी उनको चाहिए। मैं छोटा नहीं बता रहा हूँ, उनको मैं उम्र का बता रहा हूँ कि इस समय जो है आपको थोड़ा पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना हाँ चाहिए। हाँ मैं बस चलो, ये यहाँ पढ़ाई पर की आ वजह गए से ही स्ट्रीम में तो इनको जानकारी हाँ मिली ना, इस्लाम के बारे में काफी जानकारी मिली होगी नहीं ठीक इनको। है।
नहीं, वैसे अच्छी बात है, डिस्कॉर्ड भी आपको बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, पर आपको इस्लाम के खतरों के बारे में पता होना चाहिए। तो अच्छा है कि आपने यंग एज में जान ली ये बात, यानी कि आपको कोई जिहादी ना बना दे बाद में, तो आप उससे पहले से ही उसमें रहेंगे, मैम वो प्रिकॉशन तो से। ऐसे, और मैम मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ ना, तो इस्लाम की कई सारी बातें उसमें कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो वे और जानने का मन करा कि हिस्ट्री और जानने के लिए मिलेगा कि रियल हिस्ट्री क्या है। हाँ, और कभी भी एक स्पेशली तरफ आप से अगर तो हिस्ट्री मुस्लिम पढ़ोगे। कम्युनिटी में रहते हो ना, आप कह रहे हो आप मुसलमानों के बीच में रहते हाँ। हो, तो फिर ये तो और भी जरूरी है कि आप इनसे कहीं इनके चक्कर में ना आ जाओ। तो इसलिए अच्छा ही है कि आप ये स्ट्रीम सुन रहे हो। अच्छा, मेरा एक सवाल था, सियासत्ता में इब्न इसाक आती है क्या? नहीं, सियासत्ता में सही मुस्लिम, सही बुखारी और सुनान अबू दाऊद और क्या बोलते माजा, हैं, माजा। हाँ, क्या? सुनान इब्न माजा और दो हाँ। और हैं। बस वो अच्छा, आती है। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये सिया का मैम किताब है। मैं तो सुन्नी का सोच रहा था। नहीं, ये जो है सियासत्ता, ये सब सुन्नी की किताबें हैं। ये मतलब क्या है? हाँ, सियासत्ता में सुन्नी की किताब? देखो ये सियासत्ता है, सियाह, शिया नहीं है, सियाह अच्छा। सत्ता, यानी कि ये मैं तो ये समझ ही जो नहीं है, पाऊंगा। हाँ, बुखारी मैं तो मुस्लिम समझ नहीं नसाई, पाऊंगा। मैं बताती हूँ आपको, 6 है। कौन सी? बुखारी, मुस्लिम, नसाई, दाऊद, तिरमिजी और माजा, ये है। अच्छा, एक और बात करनी थी। अ, आपको पता होगा शायद कि अच्छा, जो नहीं, ये वाला आंसर खत्म नहीं हुआ। और वो आप बोल रहे थे इब्ने इशाक और वो सब, वो सीरत है, यानी बायोग्राफी मोहम्मद हम्म, की। अच्छा, अच्छा। हम्म तो सिया किताब कौन सी है? शिया किताबें जो हैं वो, क्योंकि शिया लोग जो हैं आयशा को बुरा मानते हैं, उनकी किताबें थोड़ी फर्क है। एक हाँ, शिया वो मिलता लड़का नहीं। था जो मेरे चैनल पे आया था, तो मैंने उससे इंस्टाग्राम पे कुछ किताबें ली थी, वो खाली शिया की किताबें हैं। शिया की किताबें कोई अच्छी नहीं है, और वो कोई दूध का धुले थोड़ी है। वो तो उनके यहाँ तो हरीरा रस्म होती है कि सगी माँ बहन बेटी से आप सेक्स कर सकते हैं, मतलब अच्छा, शादी वो कर जो सकते हैं। आपने पहले सेक्स बताया तो था। खैर सुन्नी भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो शादी भी कर सकते हैं। अच्छा, सुन्नियों में ये था कि आप सेक्स कर सकते हो पर निकाह नहीं कर सकते। हाँ, शिया और में निकाह सुन्नियों भी तो कर निकाह सकते भी हैं। कर सकते हैं, रेशम का कपड़ा डाल के, और इसके बाद आप लिंग पर, और उसमें आप निकाह कर सकते हैं। नहीं ना, अब वो पुराना हो गया रेशम का कपड़ा, अब बहुत चीजें आ गई है। नहीं नहीं, मेरा मतलब रिचुअल के समय, बाद में थोड़ी, बाद में तो शादी ही हो गई। अब तो मेन फोर्स पता नहीं क्या क्या आ गया है। नहीं, वो कोई कॉन्डोम की तरह थोड़ी यूज होता है, वो खाली रिचुअल के समय रेशम के कपड़े पहन के, लिंग लिंग पे रेशम का कपड़ा डाल के फिर। हाँ, सब देखते होंगे इसने कपड़ा डाला है नहीं डाला उस पर। हेलो मैम, हेलो हाँ, बोलिए। मैम। टॉपिक पे वापस आते मैम। जो वो थी, खादिजा थी, वो फर्स्ट मुस्लिम थी ना, इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो एक्सेप्ट करी थी इस्लाम, खादिजा। हाँ हाँ, और मैम वो उसका रेफरेंस एक इब्ने हिशाम में है, वो ऑथेंटिक मानी जाएगी क्या? वो तो सीरत है सारी, वो तो बिल्कुल मानी जाएगी। इब्ने हिशाम, इब्ने इशाक, इब्ने कथीर, ये सब सीरत है। ओ, वो तो मैम ये सब इस्लाम नहीं ऑथेंटिक है, मानेंगे ना आप ये लोग? गलत, आप कुछ वर्ड्स खा जाते हो। इब्ने हिशाम है वो, इसाम हाँ नहीं मैम, है। अब मैम मैं अरेबिक नहीं आती तो मैं क्या करूँ? हाँ, आप ऐसा करो और ना, वो भी मेरे ये जो स्ट्रीम्स हैं, थोड़ी थोड़ी देखते रहो, तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा अपने फ्री टाइम में। मैम यही स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री ढूंढता रहता हूँ, मैम हिस्ट्री कहाँ मिल सके मुझे। तो आप ऐसा करो ना, वो देखो इजिप्शियन, मेरा एक स्ट्रीम है जो कि कुछ साउथ इंडिया के लोग आए थे, उन्होंने इजिप्शियन म्यूजियम में से केवल ये सारे निकाले थे। क्या बोलते हैं, मोहम्मद क्या रहा था वो, उनके हिसाब से वो नाइजीरियन था, उसकी एक जनरेशन पहले भी और बाद में भी। उन्होंने खाली वहां के स्टैचूज से प्रूव कराए जो म्यूजियम में रखे हैं। मोहम्मद नाइजीरियन था। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली वो जो स्ट्रीम उसने दिखाई ना, और उसने एक भी किताब नहीं यूज करी,
उसने फिर तो ये बात केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रूव मैम मेरे को एक एविडेंस मिला है जिसके मतलब मैं आपको मैं दिखाऊं तो आप भी थोड़ा शॉक हो जाओगे। मैम जो ये लोग क्लेम करते हैं कि जो मोहम्मद था वो अल-अक्सा मॉस्क में प्रे करने जाता था, पर हम अगर हिस्टोरिक फिगर देखें और हिस्टोरिक एविडेंस वो देखें थी तो नहीं उस अल-अक्सा समय, मॉस्क जब अलेक्सा बनी थी वो मास्क थी नहीं तो उस समय, थी ही वो नहीं तो बाद उस में टाइम बनी है, पे। मोहम्मद के बाद बनी है, ऐसा ही है ना। और जिस टाइम मोहम्मद प्रे हाँ, और जिस टाइम मोहम्मद प्रे करता था उस टाइम उस पे मूर्ति बनी हुई थी। कुरान में खुद लिख रखा है ये 34:13 में। अरे इसका वो तो मतलब खुद मोहम्मद बुत ने वगैरह मूर्ति भी हर जगह 40 साल की उम्र तक उसने किया क्या है, वो यही तो करता था अपने चाचा के साथ, बुतों की सफाई करना, उसकी देखभाल करना, इधर उठा के रखना, उधर उठा के रखना। 40 साल की, अच्छा 40 साल से पहले वो कौन से फेथ में था। कपड़ा डालो, ढक दो, थूक दो। यार ये पाटिल इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, बहुत मजे लेते हैं ये। अह, मैम रुकिए मैम, चलिए मैं ठीक रेफरेंस है, दे देता हूँ मैं मैं उसका। एक सेकंड, सुनिए, एक सेकंड में रेफरेंस जसपाल देता हूँ। तंवर जी, हम आपसे बैक में बात कर लेंगे। जो है वो नफीसा के बारे में कोई और कमेंट्स करने हैं तो बोलिए, तो नहीं तो स्ट्रीम एंड करके फिर एक और खोल लेते हैं जनरल क्वेश्चंस गप अबाउट इस्लाम में। गपशप की उसमें स्ट्रीम खोल लो। नहीं नहीं, हाँ वो उसमें टाइटल दे दो। अब अच्छा जितनी आपने वाइफ्स के बारे में बताया ना, उनको सबको लेते हुए एक गपशप रख लेते हैं, मोहम्मद और उसकी बीवियों पे गपशप। मैम ये रहा रेफरेंस उसका जो मैं बोल रहा था। मैं ये भी देख लूं। अच्छा, सूरत एक इब्ने बात बताइए। शाम। अब मैम ये बोलने में भी लोग को प्रोडिक्शन फील नहीं होती बोलने से ही। इसको बोलना ही ये बुक सबसे बड़ी अवेलेबल है क्या? प्रोडिक्शन हो जाएगी इस्लाम के ऊपर। हाँ अवेलेबल है। अच्छा, नहीं कोई बुक है जो अवेलेबल नहीं? पहला बुक तो बोलते हैं अवेलेबल ही नहीं है, वो गुम हो ये गया। बुक नहीं, हिस्ट्री बायोग्राफी टाइप बुक है ये, और ऑथेंटिक है हाँ पूरा। हाँ। हाँ तो आप ये किस चीज का रेफरेंस दे रहे हो? तो वो खादिजा वाला जो मैं बता रहा था मैम। तो तो या, खदीजा के बारे में हमें सब मालूम है, हमने तो ऑलरेडी खदीजा पे स्ट्रीम करी हुई है, वो देख लो ना आप। अरे वो मैम बातें वो बताई गई ठीक। हैं इनके स्ट्रीम में आपको जो मालूम आपने है आपको पता ही कि नहीं होंगी। खदीजा जो थी वो अपनी एक जांग से दूसरी जांग पर मोहम्मद को बिठाती थी, ट्रांसफर करती रहती थी। यानी अले मोहम्मद ले ले बोना मेरा मोटा बच्चा, अले ले ले मोहम्मद मेरा बोना, बच्चा। सुनो तो सही ना, मोहम्मद बोना और मोटा था। और उस समय इतना मोटा नहीं रहा होगा, बाद में ज्यादा हो गया होगा। तो जो है वो एक जांग से दूसरी जांग पर उसको बिठाती थी खदीजा। और जब उस पे जिब्राइल आया, मतलब जब उसको पसीना आने लगा, वो सीजोफ्रीनिक था, तो उसको वो दिखने लगे इल्यूजन, तो वो घबरा गया। तो खदीजा ने पहले उसको एक जांग से दूसरे जांग पर बिठाया, बोला अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ऐसे करके फिर उसने अपने बीच के जो टांगे थी खोल दी, और वो नीचे से नंगी थी। और उसने कहा देखो मेरी नंगपना देखकर ये जो तुम्हारा वो है, अगर ये शैतान होगा तो ये रहेगा, नहीं तो ये अच्छा व्यक्ति होगा तो भाग जाएगा। और चूंकि मोहम्मद का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ खिंच गया, उसके वेजाइना की तरफ खदीजा के, तो वो ये बात भूल गया, और उसने फौरन कहा कि भाई अब तो मुझे नहीं दिख रहा है वो। तो खदीजा बोली देखा, वो शैतान नहीं था बल्कि वो तो जिब्राइल था, क्योंकि वो देखा फरिश्ता क्या, था। वाह वाह क्या चीज आई है। वाह, ये तो टोटका, उस वही वो वाला पोर्शन तो बड़ा जबरदस्त टोटकेबाजी वाला था। वहां पे वो बना रखा होगा, वो सितारा सा बना देते हैं ना, षटकोण वाला, षटकोण वाला। वो देखते ही सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आती है। हाँ तो ये मैंने खदीजा वाला आपने मिस कर दिया ना, उसमें मैंने बताया था, इससे पता लगता है आपने खदीजा वाला नहीं देखा था। मैंने अब ये सारी बीवियों वाला देखा है, तो ये हो सकता है 2-4 मिनट के लिए मैं जैसे बाथरूम चला गया बीच में से, बट वो चलता रहता था। ये खदीजा वाला असल में लंबा भी था, कई पार्ट्स में किया है, हो सकता है आपने कोई पार्ट मिस कर दिया हो।
और वो उसको चादर भी उड़ाती है ना, वो तो जब उसको लगता है जैसे बुखार सा हो रहा हो, कांप रहा होता है, वो यही बातें बताई थी आपने। नहीं वो नहीं, कांप मैंने तो ये बताया था जब वो कांप रहा था तो इसने उसको जो है अपनी एक जांग पर बिठाया, फिर दूसरे जांग पर बिठाया, इसने अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। फिर उसका ध्यान जो मैंने अभी नहीं, कहानी सुना। फिर उसने सच में दिखा दिया। नहीं, फिर उसने अपनी फिर उस पे दोनों टांगें बीच में से खोल दी कि देख ये मैं दिखा रही हूँ इसको अपनी नग्न नग्न नीचे से, अगर ये शरीफ होगा तो ये भाग जाएगा, और अगर ये रहेगा तो ये शैतान है। तो उसने कहा अब नजर आया तुझे, तो उसने कहा अब नहीं आ रहा, तो उसने कहा देखा वो शरीफ था, वो फरिश्ता था। इस तरह से उसने उसका मन वो करा। अब इसके आगे तो कुछ दिखेगा भी नहीं ना। ऐसी चीज दिखा दी तो अब तो कुछ भी नहीं पीएचडी कर दिखेगा। ली है हमने। मुझे तो लगता है कभी कभी मैंने मोहम्मद के ऊपर पीएचडी कर ली है। इस हाँ, इसके ऊपर भी कोई डिग्री मिलनी चाहिए आपको हमारी अच्छा तरफ पता से। है जितेंद्र जी, मैं यहाँ पर कार्ल्टन में थी तो हमें ना एक सॉरी, मैं यहाँ पर जब इंजीनियरिंग कर रही थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मैंने जो मेरी क्लास में मैक्सिमम लड़के जो थे वो अरबिक थे। अरबिक थोड़ी सी लड़कियां भी थी पर ज्यादातर लड़के थे। बहुत सारे लड़के हैं तो मेरी क्लास में थे। तो अब हमें ना दो वो लेनी पड़ती है, ऐसी सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं पूरे कोर्स में, जो 4 साल का इंजीनियरिंग है उसमें 5 साल का। तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो दो सब्जेक्ट ऐसे लेने पड़ते हैं जिनका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल ही आपके स्ट्रीम से ऑपोजिट हो। किसी ने म्यूजिक ले लिया, किसी ऑप्शनल ने कहते कुछ हैं ले उस। लिया हाँ, है। ऑप्शनल। तो नहीं नहीं, ऑप्शनल नहीं, मतलब ये मैंडेटोरी है, ये आपके कोर्स में रहेंगे, पर आपको इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ भी नहीं लेना। वो दो सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही फर्क हों। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया, थर्ड ईयर में जाकर हमें लेने होते हैं, तो वो मैंने सोचा कि जिसमें जिसमें भी मेरे को मिल जाए। तो मैंने तो फिलॉसफी एक ले लिया और एक एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मुझे पता नहीं था इनमें है क्या, इनमें सिखाते क्या है। तो खैर, तो क्या बताने वाली थी वो भूल गई मैं। कि हाँ, ये ला, जिससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूं, तो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें कई करने होते हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ वो लड़का भी थे अरबिक, क्योंकि वो होने ही पड़ते, वो इतने ज्यादा थे कि आप कैसे भी टीम बना लो, वो जरूर आपकी एक टीम में एक मेंबर अरबिक निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा थे नंबर्स में। तो वो मुझसे कहता है कि तुम ना ये लो ये लो, ये लोग प्रेशराइज करने लगे मेरे को कि मैं वो ले लूं, मोहम्मद की लाइफ ऑफ मोहम्मद, या कोई ऐसा रिलीजन था, इस्लाम या ऐसी लाइफ ऑफ मोहम्मद, इस तरह का मेरे को फोर्स करने लगे कि मैं वो रिलीजन इस्लाम पे ले लूं। उस समय तो मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा भी नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये गंदा है, तो मैंने नहीं लिया वो। तो ये पहले यहाँ पे भी भारत में ऐसा होता था। मेरे को जब 12वीं कर रहा था तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी। तो 2 सब्जेक्ट हम मेरे को भी लेने थे, जिसमें मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और हॉर्टिकल्चर लिया था। वो साथ में रहते हैं पर वो उसके मार्क्स भी मिलते हैं, वो पास भी करना पड़ता है। परंतु जब आगे इसमें जाते हैं मेडिकल में, तो नंबर फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के ही लगते हैं। नहीं, उन हमारे उसके उनका भी लगते थे, वो बिल्कुल हाँ, एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी करी थी, उसमें तो मैंने क्या क्या जाना उसमें। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता है कौन होते हैं? पहले मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में बिल्कुल। वो लोग हैं जो चुपचाप किसी सिविलाइजेशन में रहने लगते हैं जाके, और फिर उनको अफेक्ट नहीं करते, बस रिकॉर्ड करते रहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इनका अलबरूनी टाइप। दिनचर्या कैसी है, इनको ऑब्जर्व करते हैं, वहां के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, हर चीज के बारे में। तो वहां मैंने कैनिबल्स के बारे में जाना, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा चलो, मैं चैट लाइन एक खोलती हूँ, मैं खुद ही ये काम करने लगी। तो नफीसा के बारे में और कुछ किसी को कहना है तो बोलिए, नहीं तो इसको खत्म करते हैं। फिर जो अगला स्ट्रीम हम है, आशा करते हैं इंद्रजीत ये है। उसके आखिरी शिकार हो। हाँ, ये आखिरी थी, अगले दिन वो बीमार पड़ गया ना। ये लास्ट वुमन थी जिसको वो बेड पे लेके गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे आपको दुख हो रहा है? यार,
बच्चे खराब कर दिए भाई। 11 साल की थी नफीसा। इंदिरा जी आपको पता है 11 साल की थी ये। 11 साल की कोई लड़की होती है, पता नहीं क्या यार, ये हद है। इंदिरा जी बोलिए। वो बोल ही नहीं इंदिरा जी, सकते। वो खाना खा रहे हैं शायद। नहीं, हमने एक चीज जब भी ये चुप रहते हैं हम बता देते हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो पहले खाना खाएंगे तभी तो बर्तन होंगे। आप समझ गए। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था ना, हमारा कोई मित्र नहीं मिलता तो हम कहते हैं अंदर होगा। जमानत कराते हैं उसकी। चलिए अरे आप मैं इसको कंक्लूड कर। ओहो, मैं म्यूट पे बोल रहा हूँ। मैं म्यूट पे अच्छा। बोल रहा हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, वो क्या हुआ, इन्होंने जो है कई जगह पे लिखा भी है कि डेथ बेड पे इन्होंने सारे झूठा नबी ने सारे गुलामों को आजाद कर दी थी। लेकिन ये भी झूठ है, ये सच नहीं है, बिलाल क्योंकि बिलाल बिलाल गुलाम हाँ, था। वही तो मैं बोल रहा, जिंदगी भर वो गुलाम रहा। उसके बाद उसको ले गया, अबू बकर ले गया, और वो अबू बकर को पहले तो मोहम्मद को नाक रगड़ता था, मुझे आजाद कर दे, आजाद कर दे, उसने नहीं करा। वो वो शायद पहला गुलाम था जो मुस्लिम बन गया था, उसके बाद भी उसको आजाद नहीं किया। फिर अबू बकर को भी नाक रगड़ता रहा, मुझे आजाद कर दे, आजाद कर दे। अबू बकर भी मरते वक्त तक उसको आजाद नहीं किया, और शायद वो मर गया, फिर उमर भी उसको रखा। तो ये जो उसके पास गुलाम लोंडिया भी थी, मतलब सेक्स स्लेव्स थी, उनको भी हर किसी ने जो भी पाया उठा के ले गया, जितना तक मुझे पता है। क्योंकि जब बिलाल आजाद नहीं हुआ, बाकी इन लोगों का हैसियत क्या है? हाँ, ये भाग गए होंगे, कहीं भाग गए होंगे, किसको कोई पसंद आ गया, उसको शादी कर लिया, इस तरह हो सकता है। नहीं तो क्योंकि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, ये हो सकता है। अदरवाइज जो मोहम्मद कभी अपने होशो हवास में किसी भी स्लेव को आजाद नहीं किया। करता तो पहले तो बिलाल को आजाद करता, नहीं हाँ पता इतना बिलाल नहीं, प्यारा मैंने था तो वो। देखा पड़ा है। मैंने तो देखा है कि उसको बिलाल को आजाद कर दिया था, फिर भी वो उनके साथ रहा। नहीं पता नहीं। किया तभी तो रहा। फिर नहीं नहीं अबू नहीं बकर किया ही अबू नहीं। बकर उसको कैसे ये करके रख दिया, गुलाम करके रख दिया। पहली अजान भी उसी ने दी थी बिलाल ने। और ये हाँ, खदीजा के समय से, और जैद भी खदीजा के पास ही रहता था, जो जैनब वाला। और जब, अच्छा एक टेक्निकल बात है, अगर ये जो मोहम्मद ने कह दिया, ये आयत दे रहा हूं मैं, कि जो तुम्हारे मन में वो अल्लाह जानता है, यानी कि वो जैनब को देख लिया था जब उसने, तो क्यों छुपाते हो, अल्लाह तो सब जानता है। तो ये आयत आने से पहले तक तो वो उसका बेटा ही माना जाएगा ना, जैद बिन मोहम्मद बेटा ही माना जाएगा ना। ये तो उसके बाद के लिए कि लोग गोद नहीं लेंगे। देखिए जितेंद्र जी, एक बात और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब वो उसका बेटा था और बहू थी, तो इसने अपनी बहू को नंगा कैसे देख लिया? मतलब यहाँ तो लोग पर्दा करके रहते हैं, तो तुम दूसरे की वाइफ को क्यों देख रहे हो? भाई उसके लिए उस सब वही तो समय तो बात वो है। नबी है बीवी ना। थी ना उसकी, उस समय तो वो इसमें बीवी कोई थी ना उसकी। इसमें कोई इंसानियत ही नहीं थी। इसमें नबीपन क्या, इंसानियत ही नहीं थी उसमें। वो कुंडियां नहीं होती थी उनके मकानों में उस समय, मिट्टी के ऐसे बना लेते थे झोपड़े से, उसमें दरवाजा कुंडी वुंडी मतलब कुछ नहीं खुद होती तो थी। अपनी बीवियों को बड़े उसमें रखता था, और अपने लड़के की बीवी को जब इसने देखा कि वो जायद नहीं है, तो तुरंत चला जाता। वहां पर खड़ा क्यों रहा और उसको देखा क्यों उसने? और ये सब कॉन्स्पिरेसी थी, वो सोच समझ के गया होगा, सारा प्रोग्राम बना के। हाँ, वरना उसको पता होगा ये दोपहर में नहाती है, तो हाँ देख लूंगा नंगा उसको। हम्म। क्या पता। और सब कुत्ते सोच जो के है गया था। सूंघ लेते थे, ये मोहम्मद कहाँ से आ रहा है क्या है, तो कुत्ते मरवा दिए उसने। और वो भी देखो ना, वो उसको उसने कभी तो कहा होगा ना जैनब ने, भाई भाई तू तो मेरा ससुर होता था, तेरे को शर्म नहीं आई या कुछ, किसी ने लानत मलानत कभी नहीं किया, वो चीजें छुपा दी होगी, कही तो होगी किसी ना किसी ने। इसको कहते होंगे कि भाई तुझे शर्म नहीं आती, हर लड़की पे निगाह डाल देता है, जो मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, जिस पे भी नबी निगाह डाल दे वो तलाक लेना पड़ेगा और नबी की हो जाएगी वो। तो ये क्या करेक्टर दिखाता है ये, हम्म। सारी चाचा की, ताऊ की, फूफा की, ये और वो बुआ की, अच्छा, मौसी की, सारी। मोहम्मद ने इतनी अय्याशियां की और इतने मजे मारे,
तो लोगों को बेवकूफ बना बना के, तो ये सारे जो मुसलमान हैं ये ज्यादातर नाम मोहम्मद रखते हैं ताकि इनको भी वही अय्याशी नसीब हो। बल्कि अच्छा है ये बना नाम रखते हैं, तो पता तो रहता है सब लोगों को ये उससे रिलेट रिलेट कर रहे हैं। हाँ, और वो वो कैसा था। जावेद अख्तर इनको लोगों को बोल रहा था तुम लोग अपने नाम बदल के हिंदुओं वाले नाम रखो। ताकि ये तकिया कर सके। हाँ, पर हम इनका खतना तो देख सकते हैं ना। अच्छा, कैसे देख लेंगे? जैसे कपड़े मोहम्मद उतारने पड़े। जैसे वैसे बनु मोहम्मद कुरेजा वाला वो बनु कुरेजा वाला वाकया हाँ, करना पड़ेगा। वही 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 इनसे चलो, जो ये काम करते हैं वो इनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये अब जो है ना सुन्नत एक हटती कम होती जा रही है, ये नहीं रही अब। चलो कंक्लूड कर दो स्ट्रीम को अब। ठीक है। अच्छा इंदिरा जी, आप अगली स्ट्रीम करना चाहते हैं अभी कोई गपशप की, तो मैं खोल देती हूँ आपके लिए, आप ही कंडक्ट करेंगे उसको, मैं तो नहीं एक रहूंगी। सेकंड, एक सेकंड, नहीं रहने दीजिए, कल करेंगे फिर। चलो ठीक है, ऑलरेडी 2 सबको घंटा हो जय गया श्री है। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक ऑलरेडी 2 घंटा हो गया है, कल करेंगे। हम्म। जी। तो सब लोगों को, सब सनातनियों पे ईश्वर की कृपा बरसे, सारे सनातनियों को स्वास्थ्य सुखों का वर्षण, सुरक्षा मिले। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं सामवेद में, और आप प्लीज सब लोग जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो है मेरा चैनल तभी लोगों तक ये मैसेज जाएगा, और इस्लाम का पर्दाफाश में आपको ही सहायता करनी है। मैं आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे केवल और केवल शेयर करने की हेल्प मांग रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ हर एक किसी किसी को ये आंखें खुल जाएं। इन इस्लामियों को ही नहीं पता मोहम्मद की बीवियों के बारे में, तो जब हम शेयर करते हैं तो बहुत लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग